अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक न्यूज़ की इस खुसूसी नशियात में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी गई है। 10 जून को कौमी बजट 2025 पेश किया जाना है। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स की, इवन अवाम की भी, लेकिन हुकूमत के पास पाबंदियां बहुत हैं। एक तरफ IMF का बोझ है जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हैं। पिछले साल की बात करें तो मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था और ये बात कह के बहुत से सुनहरे ख्वाब इस हुकूमत की तरफ से दिखाए गए थे और कहा गया था कि अगला बजट शायद पिछले बजट से बहुत बेहतर साबित होगा। उससे पहले जो जुलाई से लेके मार्च तक का टेन्योर था उसकी भी अपनी तौजीहात थी, लेकिन हुकूमत से अब अवाम की तवक्को कर रही थी कि इस मरतबा कुछ बेहतरी के आसार होंगे। अब देखना यह होगा कि कल ये हुकूमत क्या कारनामा अंजाम देती है। लेकिन उससे पहले जो कौमी इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट जारी हुई है, बहुत सी बातें वज़ीर ख़जाना जो दबे लफ्जों में कहने की कोशिश करते रहे और बहुत सी बातों पर सरफ नज़र कर गए, यकीनन उनके ऊपर भी बात करने की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले साल के मुकाबले में ये जो पिछले साल की इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट थी उसमें कुछ सूरत हाल, कुछ नंबर्स बेहतर तो हुए हैं, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर अभी भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश मौजूद है। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको सरासर नजरअंदाज किया गया है। आज की इस ट्रांसमिशन में बात करने जा रहे हैं कि 2024 से 25 तक का जो हमारा इक़्तिसादी सफर था उसके बाद हम कहां पर खड़े हैं और क्या हुकूमत जो वजीर खजाना साहब बज़ाहिर उम्मीदें दिलाते रहे थे अपनी तैनाती के बाद, जो सबसे पहला वादा इन्होंने किया था कि IMF से मुआहदा हर सूरत में करना है, वो करके तो दिखाया। शरह सूद को कम किया गया, उसके अलावा महंगाई के बढ़ने की रफ्तार को कम किया गया और खास तौर पर अगर देखा जाए तो फॉरेन रेमिटेंसेस जैसे नंबर्स को बढ़ाया गया। लेकिन इन तमाम के अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो कि पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर है और देखा जाए तो बाकी जो दीगर शोबे हैं उनमें करने की जरूरत थी, क्या उनके ऊपर भी कुछ काम हो सका है। आज की इस खुसूसी नशियात में इसका अहाता करेंगे और देखेंगे कि हुकूमत ने कितना सच बोला है और कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ग्रे एरिया में छोड़ दिया गया है पाकिस्तानी अवाम के लिए और कल क्या कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान के अवाम के सामने रखी जा सकती हैं। इन तमाम चीजों का इस खुसूसी ट्रांसमिशन में जिक्र करेंगे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, मौजूद तारुफ करवाना चाहूंगी। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं दानियाल अजीज साहब, ना सिर्फ ये कि साबिक मिनिस्टर हैं फॉर प्राइवेटाइजेशन, इकोनॉमी में बहुत ही खुलकर बात करते हैं, हुकूमत के ऊपर तनकीद भी करते हैं, लेकिन अगर अच्छी पॉलिसीज हो तो उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं सरदार यासिर इलियास साहब जो कि साबिक सदर हैं ICCI के, इसके अलावा इकोनॉमिस्ट भी हैं, बात करते हैं, बिजनेसमैन भी हैं और खास तौर पर यह कि इकोनॉमी में बिजनेस सेक्टर के हवाले से क्या कुछ होना चाहिए इसके ऊपर भी खुलकर गुफ्तगू करते हैं। यासिर इलियास साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। मेरे साथ इसके अलावा तशरीफ रखते हैं डॉक्टर फरूख सलीम साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर इकोनॉमिस्ट भी हैं और इकोनॉमी के नंबर्स के ऊपर खुलकर तनकीद भी करते हैं, लेकिन इस मरतबा देखेंगे कि इनकी भी एक्सपेक्टेशंस क्या थी। इसके अलावा मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है राजा कामरान साहब, ना सिर्फ ये कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं बल्कि सदर भी हैं काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एंड एनर्जी। कामरान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ वीडियो लिंक पर ही मौजूद हैं डॉक्टर साजिद अमीन साहब जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिसर्च हैं STPI के। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। पांचों मेहमानों का मैं आगाज फरूख साहब सर आपसे करूंगी। सर, इकोनॉमी की जो सर्वे रिपोर्ट है, देखा जाए तो हम अपना एक देखते हैं कि रिव्यू देते हैं कि जी हमने पिछला पूरा साल क्या किया, क्या टारगेट्स थे, कितने अजीब हुए, कहां पर हमारी गुंजाइश अभी भी मौजूद है। अगर क्विकली आप सम अप कर सकें जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर कितना पूरी उतरी है हमारी गवर्नमेंट। जी सना, मईशत को बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है, हज़ारों नंबर फेंके जाते हैं और ना सिर्फ सहाफ़ी, आम आदमी, सब लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। या मेरा ख्याल है कि असल में मईशत इतनी पेचीदा है नहीं। अब इकनॉमिक सर्वे का आप जिक्र कर रही हैं, आपने मेरा ख्याल है कि अच्छी टर्म उसको दी कि इक़्तिसादी सफ़र जो है, पिछले एक साल का इक़्तिसादी सफ़र कैसा रहा। देखिए, आम आदमी के हवाले से मैं समझता हूँ कि महंगाई का जो कवरेज आता है वो शायद अवलीन है, सबसे नंबर 1 पे वो आता है। इसमें कर्जाजात की एक शक्ल नज़र आती है कि कर्जाजात कितने लिए गए, इजाफी कितने कर्जाजात लिए गए। ये 2 या 3 चीज़ें हैं जो आम आदमी के इंटरेस्ट में आती हैं। अब अफरात ज़र का हुकूमत बताती है कि वो साल भर पहले या उससे कुछ माह पहले 25-30% पे चली गई थी अफरात दर की शरह और अब वो सिंगल डिजिट पे ले आए। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई की जो शरह है वो कम हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि महंगाई कम हो गई है, बढ़ने की रफ्तार कम हो गई। पहले तो इसी ख्याल में हम गुम रहे थे, कह रहे हैं। तो आप समझिए कि अगर महंगाई का घोड़ा जो है वो कोई 25-30 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा था, तो अब वो कोई 4-5 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा है। शरह कम हो गई। जैसे 2 रुख होते हैं, जैसे सिक्का है, हर सिक्के के 2 रुख हैं। एक रुख तो ये है कि जो हमें इकोनॉमिक सर्वे भी बताता है कि एक्सटर्नल सेक्टर जो है, जो बैरूनी सेक्टर है, उसमें काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं हुकूमत की।
اس میں آپ سوچئے کہ جو 17 ارب ڈالر کا خسارہ ہوتا تھا تجارت میں، وہ جولائی سے اپریل تک کی جو فگرز آئی ہیں اس میں تو وہ خسارہ ختم ہو گیا، تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اسی طرح جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، وہ کوئی 3 ارب ڈالر ہوا کرتے تھے، اب وہ 9 پہ لے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے، جو 29-30 بلین ہوتی تھی اب وہ 32 لیکن امپورٹس کے بھی تو قریب بڑی ہیں سر، وہ بھی تو کم نہیں ہوئی۔ جی امپورٹس میں بھی تو فرق پڑا ہے نا، اگر ایکسپورٹس بڑھائیں گے تو امپورٹس بھی ہم کم تو نہیں کر رہے۔ وہ ان دونوں کا جو لب لباب ہے وہ آپ کو خسارے میں مل جاتا ہے نا، ایگزیکٹلی، بالکل۔ جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ڈفرنس ہے تو وہ تقریباً برابر ہو گیا، مطلب خسارہ نہیں ہے۔ یہ ایکچولی اچیومنٹ ہے جو 17 ارب ڈالر کا خسارہ ہوا کرتا تھا، تو یہ ایک رخ ہے سکے کا۔ دوسرا رخ جو ہے سکے کا وہ ہے اندرونی سیکٹر کا، جس میں آپ اور میں اور باقی 24 کروڑ پاکستانی رہتے ہیں، جو اصل دنیا ہے، جو اصل زندہ لوگ رہتے ہیں، صرف اعداد و شمار نہیں۔ وہاں پہ ہوا یہ ہے ثنا کہ قوت خرید تقریباً آپ سمجھیے کہ قوت خرید کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اب بے شک مہنگائی کم ہو گئی ہے، لیکن قوت خرید پھر وہ جو اشاریہ ایک ورلڈ بینک کا بھی ریسنٹلی آیا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 45% پاکستان کی آبادی شرائع غربت سے نیچے چلی گئی۔ اب آپ اندازہ کیجیے 10 کروڑ۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، 10 کروڑ بہت بڑا نمبر ہے۔ میں سر واپس آتی ہوں اب، یہ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے سٹیپس ہیں جن کی طرف آپ نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا۔ دانیال عزیز صاحب، سر آپ نے اسی ہمارے شوز میں کتنی مرتبہ اس پر بات کی ہے کہ جو وزیر خزانہ ہیں ان کی جو پالیسیز ہیں وہ بظاہر دکھاتے کچھ اور ہیں، لیکن وہ امپلیمنٹیشن میں وہ نتائج نہیں مل پاتے۔ آپ کیا کہیں گے سر کہ یہ ایکسپیکٹیشن تھی اس سروے میں، اور جو کارکردگی کے جو سٹارز بظاہر نظر آ رہے ہیں، آپ کے خیال میں وہ اچیو کر سکی ہے گورنمنٹ پریکٹیکلی بھی؟ جی، میں اس میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو نیشنل اکاؤنٹس ہیں جس میں یہ تمام اعداد و شمار شائع ہوتے ہیں، ان ساروں کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط اور ناپ تول ہے۔ تو اگر کوئی بھی آپ نے غلط فگر ڈالی ہے تو پھر دوسروں کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی مرتبہ میں نے شاید 20-25 برس ہو گئے مجھے اکانومی پڑھتے ہوئے پاکستان کی، یہ پہلا اکنامک سروے ہے جس میں ان ایمپلائمنٹ کی فگر ہی نہیں ہے سرے سے۔ کیونکہ جب میں عرض کرتا ہوں، جب پاپولیشن اور پر کیپٹا آپ نے انکمز بڑھتی ہوئی دکھائی ہیں، اور آپ نے یہ گروتھ جو ہے یہ آخری مہینے میں 5.1% ایسٹیمیٹ کر کے آپ نے کہہ دیا کہ یہ 2.7% پہ چلے گیا، یہ ناممکن ہے۔ اور وہ جب ان ایمپلائمنٹ کی فگر آپ دیتے تو وہ سارا کچھ نظر آ جانا تھا، کیونکہ ایگریکلچر میں گروتھ نہیں ہوئی، انڈسٹریل مینوفیکچرنگ میں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے، تو اکیلا سروس سیکٹر میں کتنی گروتھ ہو سکتی ہے کہ وہ سارا کا سارا تو وہ سارا کچھ جو ہے نا پھٹ کے سامنے آ جانا تھا۔ اور آج جب اکنامک سروے کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں وزیر خزانہ سے میرے خیال میں 4 کوسچنز تو میں آنے سے پہلے سن لیے تھے، وہ چاروں کے چاروں یہی تھے کہ اعداد و شمار آپ کی ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے بھی دبے لفظوں میں تقریباً مان ہی لیا کہ ہاں بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے، وہ ہم کر لیں گے، آپ بتا دیں۔ یعنی اعداد و شمار میں بہتری کیا کرنی ہے، تو آپ خود ہی سمجھ جائیں اس بات کو۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں اس ساری چیز کو پرسپیکٹو میں ڈالنے کے لیے، تاکہ پاکستانی عوام سمجھ سکے کہ یہ جو دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں بتائی جا رہی ہیں اصل حقائق کیا ہے۔ جو ساؤتھ ایشیا ہے اس میں ایوریج گروتھ جو ہے اس وقت اوسطاً سالانہ پیداوار میں اضافہ وہ 6.4% ہے، اور اس میں ملک کون سے ہیں؟ افغانستان جس میں 20 سال جنگ لگی رہی ہے، ان کا اپنا زر مبادلہ ضبط ہے امریکہ میں، اور ان کے ساتھ کسی ملک کے تعلقات نہیں چاہتا کہ ورلڈ بینک یا ان کو کوئی مدد ملے، کیونکہ وہ ماہانہ امداد پہ چل رہے ہیں جو امریکہ سے ان کو آتی ہے، ریکگنائز ہی نہیں کیا کسی نے ابھی تک، اور ابھی شاید پاکستان نے سب سے پہلے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد سری لنکا ہے، وہاں پر باقاعدہ 2 سال میں تو رونا پڑا ہوتا ہے کہ دیوالیہ نکل جانا ہے، وہاں باقاعدہ نکل گیا 2 سال پہلے، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا سر پیر کدھر ہے، کیسی ان کی معیشت چل رہی ہے۔ پھر بنگلہ دیش ہے، اس میں باقاعدہ انقلاب آ گیا، وہاں آئینی حکومت ہی نہیں ہے۔ یہ کہا جاتا ہے نا یہاں پر کہ جی معاشی سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا، یہ میں تمہیں آپ کو ذرا نظارہ دکھا رہا ہوں۔ پھر نیپال آپ دیکھ لیں، وہاں پر ماؤسٹ انسرجنسی ہے، اس حکومت کو واقعی یہ نہیں پتا کہ ہم صبح ہیں کہ نہیں ہیں، تو کیا سیاسی استحکام اور کیا معاشی استحکام، ان ساروں کی 6.4%، اور ہماری 2% بھی نہیں ہے جو بتائی 2.7% جا رہی ہے جو آج آپ نے پریس کانفرنس سن لی۔ تو ہم سک مین آف ایشیا
دوبارہ سے جو ہے نا مزید ایک پہلے ہمیں شاید کووڈ تھا, اب ٹبرکلوسس بھی ہمیں ہو گیا 6 مین ایشیا اکانومی, ہماری اکانومی گروتھ ہی نہیں ہو رہی. اس کا مطلب آپ نے آخری جو سوال پوچھا اس میں ایک جملہ میں بتانا چاہوں گا. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے ان کے ساتھ جب ہمارے فائنانس منسٹر بار بار کہتے ہیں کہ جی میں نے پاکستان کی اکانومی کا ڈی این اے بدل دینا ہے, میں نے ڈی این اے بدل دینا, بھائی مجھے کوئی آ کے کہے کہ میں نے آپ کا ڈی این اے بدل دیا, میں تو گھبرا جاؤں گا یار, یہ تو نسل کشی کہہ رہا ہے کہ میری کرنی ہے نا, ڈی این اے بدل دینی ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں. تو ظاہری بات ہے ریفارمز کی غالباً بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ اصطلاح غلط یوز کر رہے ہیں. دوسری طرف ڈار صاحب تھے, وہ ساروں کو یہی بتائی جا رہے ہیں کہ فکر نہ کریں, ابھی ہم $20 بلین لے کے آئے سعودی عربیہ سے G2G میں, اور آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. میں گفتگو کو آگے بڑھاتی ہوں. وہ سارے فینسنگ کر رہے ہیں. اچھا یاسر الیاس سے آپ کی اجازت سے میں تھوڑا سا شامل کر لوں جو دو ہمارے مہمان اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں نہیں ہیں. کامران صاحب یہ فرمائے گا سر کہ اگر آپ سن سکے ہو گفتگو جو آج, ایک تو یہ کہ سروے تو آیا ہے لیکن اس میں اگر میں اسپیسیفکلی آپ سے پوچھوں, ایک بڑا حصہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو رقوم ہے وہ بیرونی قرضوں اور ان کے اوپر جو سود ہے اس میں چلی جاتی ہیں. آپ کے خیال میں ہم ابھی کہاں کھڑے ہیں؟ پچھلے سال بھی یہ ہو رہا تھا کہ تقریباً 50% سے تھوڑا سا کم اماؤنٹ جو تھا ہماری آمدن کا وہ سیدھا سیدھا سود پہ جا رہا تھا. اس مرتبہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتری ہو سکے گی؟ سروے رپورٹ سے کتنی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ پوری ہو سکی ہیں؟ السلام علیکم آپ کے تمام مہمانوں کو. جی کامران صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چلیں ان تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے. میں یہ سوال آپ کی طرف لے کے آتی ہوں الیاس صاحب, ہمیں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو ہم ایکسپیکٹیشنز دے رہے ہیں ان ایکسپیکٹیشنز کے مطابق فلفل بھی کیا؟ اب اس دفعہ نمبر رکھا گیا ہے کہ بیرونی قرضوں پر جو سود کی رقم ہے تقریباً 1158 ارب روپے رکھی گئی ہے. آپ کے خیال میں تقریباً 50 نہیں تو چلے 40% سے اوپر کا اماؤنٹ جو ہے وہ سیدھا سیدھا سود میں چلا جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ایک بڑا مسئلہ تو ہے کہ ہم بار بار جو سود یا قرضوں کی طرف جا رہے ہیں, اس کا الٹیمیٹ سولوشن تو اگلے سال بھی ہمارے پاس اس کا مطلب نہیں ہوگا. دیکھیں حقیقت تو یہی ہے کہ جو آپ کی ٹوٹل لائبلٹی ہے اس میں آپ تقریباً 100 بلین پلس کے ہم دیکھ رہے ہیں جو آؤٹ لو ہے, آلموسٹ 50% آپ کا بچ جاتا ہے اس کی طرف ان ٹرمز آف ڈیٹ سروسنگ کاسٹ, جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم IMF پروگرام سے نہیں نکلتے ہمارا بجٹ اسٹیبلائز نہیں ہو سکتا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ہمیشہ آپ نے سنا ہے کہ آمدنی سے زیادہ اخراجات ہیں, اس بار پہلی بار اخراجات سے زیادہ ہمارے پاس آمدنی آ رہی ہے. میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے انڈیکیٹرز ہیں, پازیٹیو ہیں, اور ڈیفینیٹلی وی آر ہیڈنگ ان دی رائٹ ڈائریکشن. اگر گورنمنٹ کی پالیسی کی بات کی جائے تو اس سال فسکل ڈسپلن بہت بہتر ہے پہلے سے. اگر آپ دیکھیں گے پرائمری اکاؤنٹ سرپلس آپ کو اس بار 3% ہے, وچ از انہرڈ آف ان دی پاسٹ. سملرلی ایٹ دی سیم ٹائم جو ہماری انفلیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں 4.5% ایوریج اس سال, جبکہ لاسٹ ایئر آپ دیکھیں تو صرف اپریل میں 20% کے قریب تھا. سو تھنگز آر گیٹنگ بیٹر. جب ہم اکانومی کے سائز کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی امپروومنٹ آ رہی ہے. ڈاکیومنٹڈ اور انڈاکیومنٹڈ دو الگ پہلو ہیں. اگر ڈاکیومنٹڈ کی بات کی جائے تو 370 کے قریب تھے, اب لاسٹ ایئر سال 410 بلین کے قریب آپ کی اکانومی ہے. پر کیپٹا انکم بھی آپ کا انکریز ہوا ہے, $1600 کے قریب تھا, اب $1824 کے قریب ہے. سو اٹس ناٹ آل نیگیٹو, دے آر پازیٹیوز, اور بہت ضروری ہے پازیٹیوز کو ہائی لائٹ کرنا تھا کہ جو ایک جنرل عام کنزیومر ہے یا عام شہری عام سٹیزن آف پاکستان ہے, اس کو نظر آئے کہ پاکستان کی ڈوب نہیں رہا, پاکستان فائنلی ایک دلدل سے نکل رہا ہے. اٹس اے سنکنگ شپ, لیکن اس کو ہم نے اسٹیبلائز کرنا ہے, اسٹیبلٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس کے لیے کانفیڈنس بحال کرنا بہت ضروری ہے آپ کے نیشنل ڈومیسٹک اسپینڈرز کا, ڈومیسٹک انویسٹرز کو, انٹرنیشنل انویسٹرز کا, تاکہ FDI واپس پاکستان میں آئے. اس کے لیے کانفیڈنس. لیکن لوکل انویسٹر کو بھی تو انکریج کرنا ہے نا. ہم فورن انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں لیکن ہم نے لوکل جو انویسٹرز ہیں ان کو کیا آفر کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی, اور دونوں کو کرنا ہے تھرو دی نیریٹو, دی وے وی کنوے اٹ اینڈ دی پیپل وی کنوے اٹ ٹو. بہت فرق پڑتا ہے جو ہمیں سن لیں, کیونکہ میں خود ایک بزنس مین ہوں. دیر از پازیٹیوز نیگیٹیوز. اگر میں نیگیٹو بیان کروں تو بہت زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن پازیٹیو کروں تو وہ بھی ایکول آئیں گے. سو دیر از ٹو سائڈز, ہر کہانی کے دو پہلو ہوتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ اچھا پہلو دکھانا زیادہ ضروری ہے ان حالات میں, پازیٹیو ہونا چاہیے اسپیشلی ان حالات میں. جی ٹھیک ہے. اچھا کامران صاحب میری آواز آپ کو اب آ رہی ہے؟ جی اچھا, اگر کامران بھائی سوال آپ سن سکے ہو میرا, میں نے آپ سے پوچھا یہ تھا کہ کیا ایکسپیکٹیشنز تھی, یہ سروے ہمیں کیا پکچر دکھا رہا ہے؟ جس طرح ابھی یاسر الیاس صاحب بات کر رہے تھے کہ امید پازیٹیو رکھنی چاہیے, آپ کے خیال میں پازیٹیوٹی نظر آئی ہے اس میں, اور کچھ حقائق بھی تھے یا سب کچھ مینیپولیٹ ہی تھا آپ کے خیال میں, جس طرح حکومتیں ماضی میں کرتی رہی ہیں؟ جی السلام علیکم سندر صاحبہ, آپ کو اور آپ کے تمام مہمانوں کو بہت شکریہ. یاسر صاحب سے ہم اسلام آباد آتے ہیں تو ملاقات ضرور ہوتی ہے, مہمان نواز بڑے اچھے ہیں. ان کی ہی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں ہمارے پاس جو اس وقت اکانومی ہے اور ہم نے جو اپنی اکانومی کو اسٹرکچر کیا ہے, ہم اگر 2000 سے اب تک کی اکانومی کو دیکھیں تو ہم بوم اور بسٹ سائیکل میں نہیں ہیں. ہم ایک طرف 6% ترقی پر, 4%, 5% ترقی پر جاتے ہیں, اس وقت فوراً ہی ہماری اکانومی اوور ہیٹ ہوتی ہے, ہم دوبارہ جو ہے IMF کی پروگرام کی طرف جاتے ہیں. ہمارے پاس وہ سسٹینیبلٹی نہیں ہے ہماری معیشت میں کہ ہم ایک
हाई ग्रोथ रेट को सस्टेन कर सकें। तो अभी जो हमारी हुकूमत की पॉलिसी है वो ये है कि स्टडी ग्रोथ रेट को लाया जाए, हाई ग्रोथ रेट या रैपिड ग्रोथ रेट के बजाय स्टडी ग्रोथ रेट को लाया जाए। और उसमें जो प्राइमरी सरप्लस की बात की थी अलियास साहब ने, वो बहुत अहम है। देखिए, दुनिया की जो मुख्तलिफ ममालिक है, जैसे फिलिपीन है और दीगर मुल्क है, उन्होंने जो अपनी मईशत को बेहतर किया है, उन्होंने उसमें सबसे पहले अपने प्राइमरी सरप्लस को बेहतर बनाया। प्राइमरी सरप्लस यानी हुकूमत की जो सूद के अलावा जो अखराजात और आमदन है वो बराबर होनी चाहिए, जो आमदन है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो जो डेट है, फॉरेन डेट का भी हजम पाकिस्तान पे कम हो रहा है, लोकल डेट का हजम भी कम हो रहा है, क्योंकि हम अपनी जो कर्जा है उसको नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि जो सूद है उसको लेकर उसी को रोल ओवर कर रहे हैं। तो उससे हमारे पास एक पॉजिटिविटी आ रही है। जब तक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो पाकिस्तान में मैक्रो लेवल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। पाकिस्तान में हम देखें कि मई 2023 में जो इन्फ्लेशन था वो सबसे ज्यादा था, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन था, तुर्की में इन्फ्लेशन था, ब्राजील में इन्फ्लेशन था, बाकी तमाम मुल्कों में इन्फ्लेशन था, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा में इन्फ्लेशन था। हम देखें कि हम 1% पर मंथ इन्फ्लेशन पे ले आए, 4 पॉइंट समथिंग हमारे इस बार इकोनॉमिक सर्वे में इन्फ्लेशन आया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि दिन रात बैठे बैठाए हो गया है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने जो रुपये की कदर है उसको मुस्तहकम किया है। 300 रुपए तक मैंने रिपोर्ट किया रुपए की कदर को जाते हुए, अब 280 रुपीज पर जो है रुपए की कदर जो है मुस्तहकम है। इस रुपए की कदर के मुस्तहकाम से जो पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, इन्फ्लेशन कम हुआ है, पाकिस्तान में ईंधन की कीमतें कम हुई है, पाकिस्तान में बाकी जो स्टेबिलिटी आई है वो रुपए की डॉलर के मुकाबले की कदर को बेहतर करने से आई है। इसमें हुकूमत और स्टेट बैंक के बहुत अहम किरदार आते हैं। पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका बहुत अहम किरदार है, पाकिस्तान की रसूलुल्लाह फौज और SIFC का बहुत अहम किरदार है। इसको नहीं भूलना चाहिए कि जो डॉलर की स्मगलिंग अफगानिस्तान हो रही अच्छा, थी, लेकिन कामरान भाई कुछ चीजें ऐसी भी थी ना, जो इंटरम भी गवर्नमेंट थी उसके अंदर पॉलिसीज वो वजह की गई थी, उनकी इंप्लीमेंटेशन उसी वक्त शुरू हो गई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा है, जिस तरह आप डॉलर की स्मगलिंग और बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो तो इस गवर्नमेंट के आने से पहले ही कुछ चीजों को पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया था। मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा, ये फरमाएगा साजिद अमीन साहब, सर बहुत सारी चीजों का अहाता हमने अभी किया है, लेकिन आपके ख्याल में गवर्नमेंट को कहां ग्रेड करना चाहिए? हम एक तरफ डिफॉल्ट के करीब थे, लेकिन अगर उस सिचुएशन से निकले हैं, कुछ उम्मीद तो बनी है, लेकिन अभी ये कितना सफर बाकी है? आपको लगता है कि ये जो नंबर्स हैं इसमें कहीं ना कहीं हुकूमत ने भी कुछ आगे पीछे किया है, या जो हकाइक है वही आपके ख्याल में सामने रखे गए? किस तरीके से एनालाइज करते हैं सर? जी बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है 3 तरह से हम इस सर्वे को देख सकते हैं। एक तो ये था कि क्या मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पाकिस्तान में हुई है या नहीं हुई है, अगर आप उसको 22-23 या 23-24 से कंपेयर कर लें। उसमें हमें बड़े क्लियर नंबर नज़र आते हैं। रेमिटेंसेस जो हैं वो तकरीबन 38 बिलियन के करीब जा रही हैं और रुपया 280 के करीब स्टेबल है। वो जो रोज़ डिफ़ॉल्ट की बात होती थी वो नहीं हो रही। इन्फ्लेशन एडजस्ट हुआ है डाउनवर्ड हिस्ट्री। जो पॉलिसी रेट है वो ऑलमोस्ट 100% का डिक्लाइन हुआ है। तो ओवरऑल जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत हद तक जो है वो बेहतर हुए हैं और यही तवक्को भी थी और वो नंबर से नज़र भी उसमें आ रहा है। दूसरा सवाल ये है कि क्या इन नंबर्स के पीछे जो बेसिस हैं, जो फाउंडेशन है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, और वही एक्चुअली आपके सवाल का जवाब भी होगा कि हमें अभी मज़ीद कितना सफ़र करना है। देखिए, इन्फ्लेशन इसलिए कम हो गया कि पिछले साल उसकी बेस बहुत ज़्यादा थी। आप ऑन एवरेज 26% आपका इन्फ्लेशन पे चले गए थे, जो कीमतें हैं वो पीक कर गई थी, तो उससे ऊपर जाना बड़ा मुश्किल था। तो उसकी वजह से अब जो कीमतों की बढ़ने की जो रफ्तार है परसेंटेज टर्म में वो कम हो गई है। लेकिन आम आदमी के लिए जो कीमत का बोझ है वो आज भी पहले से ज़्यादा है। इसी तरह आपके जो फॉरेन रिजर्व्स की ग्रोथ हुई है वो इसलिए हुई है कि आपने लो ग्रोथ पे सस्टेन किया है। 2.7% ग्रोथ रेट पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहां पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट 2.55% के करीब है, को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटरी नहीं है। और मेरा ख्याल है ये भी शायद आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है कि चूँकि हम सस्टेन्ड ग्रोथ की तरफ जाना चाह रहे हैं तो इसलिए हम उसको लो ग्रोथ रख रहे हैं। हिस्ट्री में हमेशा पाकिस्तान में हुआ है कि लो ग्रोथ हमेशा सस्टेनेबल होती है। गवर्नमेंट का चैलेंज ये होगा कि एक ऐसा मुल्क जहाँ 60% जो है वो यूथ पॉपुलेशन है, जिसको रोज़गार की तलाश है, गवर्नमेंट हाई सस्टेनेबल ग्रोथ रेट पे कैसे जाती है, तो वो मुझे लगता है एक बड़ा चैलेंज होगा। जो तीसरा आपका जो सवाल है कि
जो एलिमेंट हो सकता है कि क्या आम आदमी को इस इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का जो फ़ायदा हुआ है या होता नज़र आ रहा है, तो मुझे लगा इस वक्त तक शायद वो फ़ायदा आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा है। रोज़गार के मौके बहुत कम हैं। मुझे दो नंबर्स नज़र नहीं आए आज की स्पीच में भी, जो मुझे लगता है शायद सबसे बड़े नंबर्स होने चाहिए, वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। आपका बेरोजगारी इस वक्त पाकिस्तान में क्या बढ़ी है या कम हुई है, और हमारी अपनी नेशनल पॉवर्टी लाइन के मुताबिक जो है, नेशनल पॉवर्टी लाइन के मुताबिक हमारी जो गुर्बत है वो कहाँ खड़ी है, कि वो कम हुई है या नहीं। मुझे लगता है जो वर्ल्ड बैंक का नंबर है वो शायद यहाँ बहुत रेलेवेंट इस सेंस में नहीं है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर मिनिमम 4 कुछ डॉलर्स पर डे पर पर्सन चाहिए हो तो फिर गुर्बत कितनी है, तो वो हमारी नेशनल पॉवर्टी लाइन से ज़्यादा है। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी के जो नंबर्स हैं वो शायद आज होने चाहिए थे स्पीच के अंदर, रोज़गार के नंबर जो हैं वो होने चाहिए थे। तो मुझे लगता है कि जो आम आदमी का चैलेंज है शायद उस तक ये ट्रांसफ़र उस तरह से नहीं हो पाया है उसके अंदर से, और आने वाले वक्त में भी मुझे लगता है कि कम से कम 1 आध साल और जो है वो शायद यही स्टेबलाइजेशन का फोकस रहेगा। हम अगर आज इन नंबर्स को देखें, और मुझे लगता है जो आने वाला बजट भी है वो शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर या डिज़ाइन हो रहा होगा रेवेन्यू टारगेट्स को पूरा करने के लिए। वो जो आम आदमी को रोज़गार के मौके पैदा करने, बिज़नेस के मौके पैदा करने, उसके मेयारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के, उसमें शायद हमें अभी एक लंबा सफ़र जो है वो चाहिए होगा। और गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल ज़रूर रखे, लेकिन पाकिस्तान को ग्रोथ रेट चाहिए होगा, क्योंकि आप 60% यूथ को 2.7% ग्रोथ रेट के साथ नहीं दे सकते नंबर्स। एक और चीज़ जो वरिंग थी वो आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नेगेटिव ट्रेंड है, क्योंकि अच्छी जॉब्स जो होती हैं, जो क्वालिटी जॉब्स होती हैं, वो आपकी इंडस्ट्री के अंदर पैदा होती हैं। वहाँ पे बहुत स्लो ग्रोथ जो है वो देखी गई है। सर्विसेज में ग्रोथ गो के कम है 2.9%, लेकिन वो थोड़ी समझ आती है क्योंकि उसका जो इकानमी के अंदर हिस्सा है वो रफली 54% के करीब है। तो उसमें अगर 3% का भी ग्रोथ होता है तो वो काफ़ी हद तक जो है वो बेनिफिट जो है वो आपको करता है। बट इस सिलसिले में मुझे लगता है 3 जो बड़ी चीज़ें जिन्होंने हेल्प किया है गवर्नमेंट को इस साल में इन नंबर्स के पीछे, एक तो हाई बेस थी लास्ट ईयर की। तो मैं ये कहता हूँ कि हम इस साल बहुत अच्छे इसलिए हैं कि लास्ट ईयर हम बहुत बुरे थे। सही। तो जब आप बिल्कुल एक बॉटम को टच कर चुके होते हैं या पीक को टच कर चुके होते हैं तो फिर चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। दूसरे नंबर पे जो IMF का स्मूथ प्रोग्राम है वो हमारे लिए बड़ा अहम है। अभी हमारे एक कोलीग बात कर रहे थे कि हम बजट स्टेबलाइज नहीं कर सकते जब तक हम IMF के प्रोग्राम से बाहर नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि हमारा जो कर्जे का मसला है वो हमारा अपना मसला है। अगर हर साल आपका 6% के करीब डेफिसिट आता है फिस्कल, जब तक उसको आप पूरा नहीं करेंगे आपको कर्ज लेना पड़ेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी कि इस पे हम अगले राउंड में बात करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर कर्जे लेने का मसला है क्यों पाकिस्तान में। मैं इस पॉइंट पे वापस आऊंगी आपसे बात करने के लिए। हमें खाकान नजीब साहब ने भी ज्वाइन किया है, वो भी सीनियर इकोनॉमिस्ट है। यकीनन इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से वो भी अपनी एक राय जरूर देंगे, लेकिन किस तरीके से, किस पहलू को उजागर करेंगे। खाकान साहब थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। सर हमने 2-3 चीजों पर बात की है कि एक तरफ महंगाई बढ़ने की रफ्तार तो कम हुई है, हुकूमत ने कहा जी फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, देखिए शरह सूद को हम कितने कम नंबर पे लेके आ गए हैं, लेकिन बेरोजगारी का नंबर हमने नहीं दिया। खते गुर्बत के नीचे कितने लोग, कितने पाकिस्तानी हैं, वो नंबर भी हम खा गए हैं। आपके ख्याल में ये सर्वे रिपोर्ट 100% जो पिक्चर है वो दिखा रहा है इस वक्त पाकिस्तान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको ईद मुबारक। और ईद के दिन हम इतनी सीरियस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, बट चूंकि आज इकोनॉमिक सर्वे आया है तो कर लेते हैं। सो ऑन अ लाइटर नोट देखिए, एक तो ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कि इकॉनमीज हमें तहकीक बताती हैं बिहेव करती हैं जब वो IMF से एंगेज होती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहले 12-14 माह में आपको एक स्टेबलाइजेशन जो है वो दिखाई देना शुरू होती है। आप इस तरह सोचें कि पाकिस्तान की इकॉनमी ICU में थी, एक 24th टीम जो है उसने आके वहां से ICU ट्रीटमेंट शुरू किया। वो क्या था? एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, मालियाती खसारे को संभालना, बैरूनी खसारे को, इंपोर्ट्स को कम करके और थोड़ा सा एक्सपोर्ट को, जैसे जैसे आपने रुपए की कदर को मार्केट बेस किया 7% वहां से पिकअप करना। तो आपकी जो इकोनॉमिक सर्वे है, लेट्स लर्न फ्रॉम इट, वो ये दिखा रहा है कि स्टेबलाइजेशन बड़ी स्ट्रांगली जो है उसने होल्ड ले लिया है।
अफरात ज़र 4-5% के अंदर अंदर आ गई है, एक बेस इफेक्ट था वो गुजर गया है। पाकिस्तान की जो बैरूनी खसारा है वो सरप्लस में है या तकरीबन बराबर है, इंपोर्ट्स 11% बढ़ी हैं, एक्सपोर्ट 7% बढ़ी हैं, बट चूंकि रेमिटेंस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है इसलिए कि रुपया स्टेबल है और ओपन मार्केट में और इंटरबैंक का फ़र्क ख़त्म हो गया है। सो वापस आ गए हैं सारे पैसे, और मैंने हमेशा कहा है पाकिस्तान की $40 अरब की रेमिटेंस लगती है, कुछ बाहर होती है कुछ अंदर होती है, वो जैसे जैसे अंदर आई है आपने देखा है कि जो करंट अकाउंट का गैप है वो उड़ गया है। बट हैविंग सेड दैट, जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल अकाउंट है वो कंफर्टेबल नहीं है, जिसका मतलब है जो हमें मल्टीलैटरल से पैसे आने थे, चले हैविंग फिर भी उसके बावजूद चूंकि करंट अकाउंट स्टेबलाइज कर गया है, कॉन्सिक्वेंटली रिजर्व्स $13 अरब की तरफ जा रहे हैं, शायद इसको क्रॉस कर जाएंगे। ये आपका इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है। अब इसका जो कॉन्सिक्वेंट रिजल्ट होता है ना, ये भी बिल्कुल आपका इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है। उसका रिजल्ट ये है कि ग्रोथ ओवरऑल, यानी कि जो शरह नमू है, इकोनॉमी की ग्रोथ है, वो हर्ट होती है बिकॉज आप इकोनॉमी को कंसोलिडेट कर रहे होते हैं, आप डिमांड को तोड़ रहे होते हैं, आप जो इंपोर्ट्स है उसको कम कर रहे होते हैं, आप एक्सचेंज रेट को फ्लेक्सिबल रख रहे होते हैं और रेवेन्यूज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो एग्जैक्टली यही बता रहा है आपको इस वक्त आपका इकोनॉमिक सर। पर जो हिट ली है, जो मेरे लिए थोड़ी डिस्कम्फर्टिंग है, वो है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी जो मेजर 3 क्रॉप्स हैं, कॉटन, मेज और वीट, उसने 13.5% की एक नेगेटिव हिट ले ली है। ये बहुत बड़ी हिट है कंपेयर टू हाउ वी वर परफॉर्मिंग ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। इससे फिर वहीं चले जाते हैं कि जब तक पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की ठीक नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान की जो ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी है वो मेंटेन नहीं कर सकते। अब इसका अंदाजा इस तरह लगाइए कि इस साल हम टोटल जो इंपोर्ट कॉटन की ही कर जाएंगे वो $2-4 अरब के दरमियान चली जाएगी। जो पूरी आईटी की एक्सपोर्ट है वो $3.5 अरब की है। अब आप मुझे खुद बताएं कि कितनी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर, और फिर फूड सिक्योरिटी में, और फिर ऑन द फैक्ट कि हम वाटर की शॉर्टफॉल्स में जा रहे हैं। तो इस बजट में अब तहकीक क्या दिखा रही है आपको कि कल जब बजट बनाएं तो 4000 अरब रुपए का, ये कम नहीं है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, पाकिस्तान का तारीखी डेवलपमेंट बजट कल 4 प्रोविंसेस और 5वीं आपकी फेडरल हुकूमत देने जा रही है। R&D ऑन एग्रीकल्चर और जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, जो रोड्स हैं, इन पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करें। दूसरी चीज जो आपकी टैक्सेशन स्ट्रक्चर है, एक आखिरी चीज मैन्युफैक्चरिंग पे, वो हमें ये बता रही है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव है, पर जो इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें एसएमईज हैं, कंस्ट्रक्शन है, वो तो ग्रो कर रही है। तो उस पे बोझ कम एक बड़ा सेक्टर जो है उसके लिए प्रोडक्टिविटी। सर मुझे खाकान साहब, सर मुझे एक ब्रेक ड्यू हो गई है, मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड करती हूँ, उस पॉइंट को वापस आपकी तरफ आती हूँ, एक मुख्तलिफ लेते हैं। उसके बाद जहां हमने कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात की है, वहीं सबसे बड़ा मसला IMF का है। पिछले साल भी हमें यही ख्वाब दिखाया गया था कि बहुत कुछ हो जाएगा इस बजट के लिए, लेकिन IMF की तलवार इस साल भी नजर आई, बहुत लिमिटेशंस इस साल भी थी। आखिर हम कब तक सूद के ऊपर इस मुल्क को चलाते रहेंगे? उसके लिए कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नजर क्यों नहीं आती है? आई थिंक इसी क्वेश्चन से हमें अगले सेगमेंट को शुरू करना चाहिए। एक मुख्तसर वक्फे के बाद इस ट्रांसमिशन को इसी पॉइंट से शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पब्लिक न्यूज के ऊपर आप ये हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं। आज कौमी इख्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट जारी हुई है। कुछ हकाइक बताए गए हैं, कुछ हकाइक नहीं भी बताए गए हैं। और पाकिस्तान इस वक्त ग्रोथ के लिहाज से कहां पर खड़ा है, यकीनन एक हद तक उसकी पिक्चर तो दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन रंगीन नहीं, इसको कहा जाए तो ब्लैक एंड व्हाइट है, क्योंकि कुछ चीजें जो हैं वो इसमें खुलकर सामने नहीं आई हैं, और उसी के ऊपर हम बात भी करना चाह रहे हैं। मैं शुरू करना चाहूंगी फरूख साहब, इस सेगमेंट को आपसे हम बात कर रहे थे कि IMF से कर्जा लेने की जरूरत क्यों पेश आती है। मैंने अभी पिछले सेगमेंट में भी बात की कि तकरीबन 40% से ऊपर का जो हमारी इनकम है वो सीधी सीधी हम दे देते हैं कर्जे, या उसके ऊपर जो सूद होता है उसमें। सर हम अपने स्ट्रक्चर को क्यों नहीं इतना रिवैम्प करते हैं, अपने तौर पर इंडिपेंडेंट क्यों नहीं होते हैं? कभी तो हमें इस IMF के चुंगल से निकलना पड़ेगा ना। आई थिंक 26 हमारा ये प्रोग्राम है जिसमें हम गए, या 25 है ये गालिबन। जी सना, देखिए हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें जबरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। हमारी अपनी माशी पॉलिसीज में जो कमजोरियां होती हैं उसकी वजह से हम मजबूरन अंडर फोर्स हमको IMF के पास जाना पड़ता है, वरना जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था और उसको बचा लिया गया।
एक तो बेशतर हुकूमतें जो हैं वो IMF को एज कुर्बानी का बकरा लेके पेश करती हैं कि हमें बिजली का रेट बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि IMF ये कहता है, हमें गैस का रेट बढ़ाना पड़ रहा है, IMF ये कहता है, हमें टैक्स का रेट बढ़ाना पड़ रहा है, IMF ये कहता है। IMF कुछ भी नहीं कहता। IMF ये कैसे हो सकता है कुछ नहीं IMF ये कहता है कि आपने जो अपना बजट बनाना है उसमें आपने एक सर्टन प्राइमरी सरप्लस क्रिएट करना है। IMF ये कहता है कि जो आप 600 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं बिजली के सेक्टर में, खुदाया वो बंद करें। IMF ये कहता है कि आप PIA में जो आपने 830 अरब का नुकसान कर दिया है, खुदाया उसको प्राइवेटाइज करें। क्या ये हमारे हक में नहीं है? तो हम सुनते क्यों IMF नहीं है? ये मेरा कहता है, सवाल ये सुनते क्यों नहीं है? ये सवाल है। यहाँ पे एक तो बात ये है कि मेरा ख्याल है कि हुकूमत डिस्ट्रैक्ट करती है। असल जो मसला है उससे हमारी तवज्जो हटाई जाती है। देखिए, टैक्स का हमेशा नारा लगाया जाता है कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते हैं। अब 193 ममालिक हैं दुनिया में, उसमें से एक मुल्क ऐसा है जिसकी सियासी क़यादत और माशी क़यादत दुनिया भर में जाके नारा लगाती है कि हमारे मुल्क के शहरी टैक्स चोर हैं। सिर्फ एक मुल्क है, बाकी लोग कभी कभी कहीं से ये आवाज नहीं आती। अगर आप हकाइक देखें तो आज से कोई 13-14 साल पुराना बजट, हुकूमती बजट निकाल के देख लें, उसमें हुकूमती हदफ था 2010 के बजट में कि हुकूमत ने 1000 अरब का टैक्स इकट्ठा जमा करना है। बिल्कुल ठीक। 2024 में हुकूमत हमें खुद से बता रही है कि हुकूमत ने 12,000 अरब का टैक्स इकट्ठा कर लिया। तो टैक्स तो 1000 अरब से बढ़ के 12,000 अरब पे पहुंच गया। अभी भी टैक्स को रोते हैं। असल मसला टैक्स नहीं है। असल मसला ये है कि हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, PTI की हुकूमत आई, PMLN की हुकूमत आई, सारों ने मजमूई तौर पे कोई 2400 अरब का तो बिजली के शोबे में नुकसान किया, 830 अरब का PI में नुकसान किया, 900 अरब का IPPs का मसला अभी तक हल नहीं कर सके, कोई हुकूमत नहीं कर सकी। बिल्कुल ऐसे असल मसला हुकूमत के इखराजात और नुकसानात का है। असल मसला टैक्स नहीं है मेरी ओपिनियन। अब आप सोचिए कि अगर बीमारी दिल की हो और आप इलाज जिगर का करते रहें तो कभी सेहतयाबी होगी? तो यहाँ बीमारी हुकूमत के टैक्सेस की है। हम इंडिया पाकिस्तान की जंग में अपनी तनख्वाहें बढ़वा लेते हैं, मतलब इससे ज्यादा और क्या जुल्म होना चाहिए? एक आईनी मामला भी है। एक आईनी मामला सर। देखिए, आपने शुरू में जिक्र किया कि इस साल जो खड़े हमारे वजीर खजाना साहब नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होंगे और वो तकरीबन आपको बताएंगे कि हुकूमत पाकिस्तान की आमदन 18,000 अरब होगी। उसके 1.5 से 2 मिनट के बाद बताएंगे कि हुकूमत पाकिस्तान के इखराजात 26,000 अरब क्यों? भाई, अगर आमदन आपकी 18,000 है, फिर आप 26,000 पे पहुंच गए। अच्छा, वो जो 18,000 आमदन है उसमें से 10,000 तो चला जाएगा सूद पे, जैसे आपने कहा। बिल्कुल। बाकी बचा 8, वो 8 सूबों में चला जाता है 18वीं तरमीम के तहत। अब मुझे बताएं कि आप वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना कैसे बना सकती हैं? उनके पास स्पेस ही नहीं है। बिल्कुल। या तो 18वीं तरमीम जो है उसकी फाइनेंशियल क्लॉजेज के ऊपर नजरसानी की जाए। 18,000 की आमदन है, 10,000 सूद में गया, 8,000 सूबों को बांट दिया। तो आपके पास क्या बचा? तो आपके पास क्या बचा? बिल्कुल। अभी आपने 2-2.5 हजार अरब का डिफेंस का बजट देना है, अभी आपने 1,000 अरब की पेंशन देनी है, अभी आपने 2-3 हजार अरब के तरक्याती बजट देना है, अभी आपने तो सर कहीं 1,000 कट डाउन भी तो करना चाहिए ना, कुछ चीजों को रोक देना चाहिए ना। मैं इसी चीज को नजरसानी करें ना। हाँ। ये जो 18वीं तरमीम है, एक 18वीं तरमीम प्रॉब्लम है, उसके ऊपर गौर नहीं किया जाता, और एक हुकूमती नुकसानात असल इशू। उस पे तो सर अगर मेरे ख्याल है 18वीं तरमीम पे बात होगी। दानियाल साहब से थोड़ा सा पॉलिटिकल व्यू है, लेकिन अब 18वीं तरमीम के ऊपर मसाइल ये हैं कि सूबों की बात होती है। सर अगर हम इंडिया का मॉडल देखें तो मैंने सुना है कि वहां पर भारत से जो सूबे हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं टैक्सेस की सूरत में, उनको जो मिलता है वो विभाग को देते हैं अखराजात चलाने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो वो बिल्कुल मिनिमल है। 18वीं तरमीम के बाद हमने सूबों को बिल्कुल खुली छूट दे दी है। आपके ख्याल में थोड़ा सा कंपनसेट नहीं करना चाहिए सर सूबों को भी विफाक के साथ? जी, मेरे ख्याल में ये जो आजकल आपको नज़र आ रहा है फिस्कल पैक्ट का, बड़ा फ़ख्र से गवर्नमेंट बता रही है कि हमने सूबों के साथ फिस्कल पैक्ट कर लिया है। ये किसी ट्रॉफी की तरह पेश कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत ये एक अलामत है और ये उस बात की निशानदेही है कि दर हकीकत हुकूमत ने आइन के मुताबिक अपने मामलात सही नहीं निपटा सकी, क्योंकि NFC अवार्ड एक प्रोसेस है जो कि चंद सालों के बाद रखना होता है और उसमें ये सारा नाप तोल और ये फार्मूला तय होता है, और उसमें फिर आपको फिस्कल पैक्ट नहीं चाहिए क्योंकि आइन खुद उसकी तरीक़ाकार वाज़े करता है। तो इसलिए सूबे जो हैं वो चूँकि वफाक के पास पैसे कम है सालाना,
تو صوبے اب سرپلس بجٹ بنا رہے ہیں، لیکن صوبوں کے ساتھ سرپلس بجٹ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے جو مقامی حکومتوں کے اختیارات تھے وہ بھی سلب کر لیے، اور مرکز سے جو ہے 18ویں ترمیم کے تحت بھی اختیارات لے لیے، اور پیسے بھی 7th NFC وارڈ سے لے لیے. تو ایک وابلی ٹاپ ہیوی پروونسز ہے جس میں نہ وہ مرکز کے دیے ہوئے صحیح طرح نپٹا رہے ہیں جو اختیارات ہیں، اور مقامی حکومتوں کے بھی انہوں نے چھین کے اپنے پاس رکھ لیے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ پنجاب میں وہ بتا رہے تھے کہ جی عرق گلاب چھنکایا جا رہا ہے، اور یہاں پر سطح غربت سے 45% قوم ہماری کم ہے. یہ لاہور میں جب یہ سڑکیں صاف کی ہیں، مطلب یہ سٹنٹ ایسے چلا رہے ہیں. یہ جی گلاس ٹرینیں بن گئی ہیں، ہائی سپیڈ ٹرینیں بن گئی. کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اس ملک کے حالات کیا ہیں اور کدھر کو ہم نے جانا ہے؟ لیکن ان کے پیٹ پروجیکٹس، ان کا یہ سارے کا سارا جو کانٹریکٹ ہوا ہے جس میں یہ صاف ستھرا پنجاب بتاتے ہیں، یہ سارے لوکل گورنمنٹ فنکشن ہے. اگر کل کو پنجاب میں لوکل گورنمنٹس بن گئی ہوتی تو میرے خیال میں چیف منسٹر تو گھر بیٹھے رہتے، ان کو تو کام ہی کوئی نہیں ہونا تھا. کیونکہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں BHU سے لے کے اسکولوں سے لے کے یہ گلی نالی واٹر سپلائی، یہ ساری چیزیں، صفائی ستھرائی، یہ سب لوکل گورنمنٹ فنکشن ہے. تو وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے. خود ان کے پاس اتنا تجربہ یا ٹریننگ نہیں ہے کہ وہ صوبائی بین الصوبائی جو معاملات ہیں ان کو نپٹا سکیں یا کوئی پاکستان کو کوئی ویژن دے سکے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پتہ نہیں 2-3 درجن پتے بنا دیے، وہ پتوں کی سیاست کر رہے ہیں. دانیال صاحب واپس پنجاب کا ذرا ڈیٹیل میں بات کرنی ہے کہ اتنے زیادہ فنڈز پنجاب کے پاس کیسے ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں روز 4 منصوبے جو ہیں مریم صاحبہ شروع کر دیتی ہیں. یاسر الیاس صاحب سے کوئکلی آپ سے ایک کوسچن ہے، وہ یہ کہ جو ان امپلائمنٹ والا صرف فیکٹر ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ہمارا یوتھ ہزاروں کی تعداد میں باہر جا رہا ہے. کوئی پارٹی کہتی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، جی آپ کا یوتھ پوری دنیا میں جا کے کام کر رہا ہے. کوئی کہتا ہے کہ آپ اپنا جو کریم ہے ملک کی وہ آپ باہر بھیج رہے ہیں. سر اس کے اوپر کام کرنے کی آج کیونکہ جو سروے رپورٹ تھی اس میں تو کہیں ذکر ہی نہیں تھا کہ ان امپلائمنٹ کتنی کس گریڈ پہ کتنے پرسنٹیج پر موجود ہے. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے سر جس کو ہم اوور ویو نہیں کر رہے ہیں؟ I think اس بات پہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاکستانیز اوورسیز جا رہے ہیں اور پھر اوورسیز پاکستانیز بن کے واپس وہ پاکستان میں ہی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. میں خود ایک اوورسیز پاکستانی اور میں واپس پاکستان میں آج موجود ہوں. دیکھیں لاسٹ منتھ آپ کو $4 بلین ریمیٹنس آئے تھے، آپ کے اوورسیز پاکستانیز نے بھیجے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں تو آپ کے فارن ایکسچینج کے لحاظ سے 16 بلین پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں ہیوج کنٹریبیوشن ہے، 30% اضافہ دیکھا ہم نے فارن ریمیٹنس میں، اینڈ دس از اونلی بیکاز آف دا کانفرنس. تو جہاں یہ اگر ٹیلنٹ یہاں پہ ضائع، اور اس کی بنیادی وجہ اور بھی ہے کہ ہم جو یوتھ پروڈیوس کر رہے ہیں اور یوتھ کا جو ٹیلنٹ ہے، از اٹ ریئلی بینگ چینلائزڈ ان دا رائٹ سیکٹرز. جو ہم کو کریکولم دے رہے ہیں، جو اسٹڈیز ہیں ان کی، آج جنرل MA یا MPhil یا BA کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ٹیکنیکل ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے. اور کتنی کم پروڈیوس کر رہے ہیں، کیونکہ کریئر کاؤنسلنگ کا ایک ایلیمنٹ ہے، یونیورسٹیز کا ایک بہت بڑا اس میں رول ہوتا ہے. اکیڈیمیا انڈسٹری لنکیج کے اوپر کیا ہم کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو آج یوتھ ابنڈنٹ بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، اس لیے کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. کرپٹو ٹریننگ ان کو ہم دے رہے ہیں، اسٹاک مارکیٹ کو ٹریننگ دے رہے ہیں. جو ابھی ہم مائننگ کی طرف آ رہے ہیں، کیا اس طرف ان کی ٹریننگ دے رہے ہیں. ہمارے پاس مائننگ کے لحاظ سے 5000 مائنز آپریٹ کر رہی ہیں اور 3 لاکھ صرف وہاں پہ امپلائمنٹ ہے ہمارے پاس. اس کو کہیں ہم آگے امپلیفائی کر کے ملینز میں لے کے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہمارے سول انجینئرز، میکینیکل انجینئرز چاہیے، ڈاکٹر چاہیے، ہمیں نرسز چاہیے. تو اس طرف ان کو لانا بہت ضروری ہے. تو ایک جنرل بندہ جو اگر ہم KP کی بات کریں، AJK کی بات کریں یا ان پروونسز کی بات کریں جہاں پہ رورل ایریاز ہیں، دے ہیو نو ریلیونٹ کوالیفیکیشن، تو ان کو کہاں پہ ہم ہائر کریں گے؟ نہ وہ لوکلی کام آ سکتے ہیں اور باہر بھی جائیں گے تو لیبروں میں جائیں گے. سو آئی تھنک دس از اے فنڈامنٹل فلا. اور آپ بات کہی تھی FBR کی، FBR نیڈس ٹو بی ریسٹرکچرڈ. اچھا یہ وعدہ سر IMF سے ہم ہر سال کرتے ہیں نا، لیکن اصل مسئلہ کیوں ہے؟ اس میں ریفارمز کیوں نہیں کر پاتے؟ لیکن انفارچونیٹلی ہم انسان نہیں کر رہے اس بات کو کہ لٹرلی ایوری ایئر سے دانیال صاحب نے بات کی کہ ہماری جناب نے بھی کہا کہ ہماری آمدنی سے کہیں زیادہ ہمارے اخراجات ہیں. ٹیکس GDP ریشو دیکھیں آج بھی آپ کا 9 to 10% کے قریب ہوگا. وی ریئلی نیڈ ٹو انہانس ٹیکس نیٹ. آپ کی 26% اضافہ ہوا ہے ٹیکس کلیکشن میں. لیکن میرا کوشچن ہے کہ یہ کس نے دیا ہے؟ کیا ہم جیسے لوگوں نے دیا ہے؟ ڈیفینیٹلی. یہ سپر ٹیکس کون دے رہا ہے؟ ہم ہی دے رہے ہیں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اوپر سپر ٹیکس ہے، وہ بھی ہم لوگ ہی دے رہے ہیں. تو انڈسٹری آپ کی گرو نہیں کر پا رہی، ہم کنٹریکٹ کر رہے ہیں. آئی ریکویسٹ کہ اگر FBR کو آپ ریسٹرکچر نہیں کریں گے، ٹیکس نیٹ کو براڈن نہیں کریں گے، تو ہماری اکانومی گرو نہیں کر پائے گی. اس پیس پہ ہم گرو کر رہے ہیں لیکن اس رفتار میں گرو نہیں کر پا رہے جو کہ پاکستان ڈیزرو کرتا ہے. اگر پاکستان کی کیپیسٹی دیکھی جائے تو آج ڈاکیومنٹڈ اکانومی 600 سے 700 بلین ہماری ہونی چاہیے. اور یہی انڈسٹریز ہیں، یہ ملینئرز ہیں جو کہ بلینئرز بننے چاہیے. لیکن حقیقتاً ہم اسٹیگنیٹ ہو چکے ہیں بیکاز اکانومی ہماری گرو نہیں کر پا رہی بیکاز آف دی سپر ٹیکسز. سپر ٹیکسز کے علاوہ بھی 70 قسمیں یا ٹیکسز کی اتنا کمپلیکیٹڈ ٹیکس نظام ہے. ٹیکس ریفنڈز آپ دیکھیں گے آج تک لوگوں کو نہیں مل سکے اور یہ بنیادی فلا ہے آپ کا. سر ایک پوائنٹ فاروق صاحب، یہ جو ٹیکس نیٹ والا معاملہ ہے، یہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے سے نعرہ لگ رہا ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے، ٹیکس نیٹ. اگر وہ نہیں بڑھ رہا تو سوچئے کہ کیوں نہیں بڑھ رہا. آپ دیکھیے کہ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ 45 ٹیکس چور ہے. نہیں بالکل نہیں ہے. ہر پاکستان کا بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت ٹیکس دیتا ہے.
वो शख्स जिसके घर बिजली का मीटर नहीं लगा वो शायद टैक्स ना देता हो, वो पाकिस्तानी जिसने जिंदगी में पेट्रोल नहीं खरीदा शायद वो टैक्स ना देता हो, वो पाकिस्तानी जिसके पास टेलीफोन नहीं है वो शायद टैक्स ना देता हो। ऐसा पाकिस्तानी तो आपको नहीं मिलेगा। सब मामला टैक्स का नहीं है ये साहब, ये देखिए अब मामला मेरे ख्याल है अखराजात और आमदनी का है बुनियादी तौर पर। हुकूमती अखराजात का है। आप देखें स्टेट और एंटरप्राइज इतनी आपकी हैं, अगर इनको रिस्ट्रक्चर किया जाए, इस साल रेलवे को आप देख लें कि जब से हमारी नई क़यादत टेक ओवर किया, नए फेडरल मिनिस्टर हनीफ अब्बासी साहब, उनके टेन्योर में कितनी प्रोग्रेस आई है। लास्ट 11 मंथ्स का आप देखें 80 बिलियन टर्नओवर था उसका, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, इट्स अ ह्यूज रेलवे ने वैसे कभी देखिए, पैसे मैं कमा टैक्स के नहीं नेट की बात कर रहा मैं- हूँ। टैक्स नेट यही है। देखिए 45% आबादी मुल्क की शराय गुर्बत से नीचे रह रही, उनसे आप टैक्स वसूल करेंगे। 50% आबादी खवातीन की है, उनकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 16-17% के ऊपर नहीं है। जो खातून काम ही नहीं कर रही उससे आप टैक्स वसूल करेंगे। 66% आबादी मुल्क की 33 साल या उससे नीचे है, उनकी आमदनी नहीं है जो आपको। लास्ट मेरे पास मिनट है, मैं सिर्फ खाकान साहब को शामिल कर लूं, बाकी दो गेस्ट भी मौजूद है। खाकान साहब, सर क्योंकि आप भी हमारे साथ अगले घंटे में नहीं होंगे, मुझे क्विकली बताएगा कि एफबीआर में रिफॉर्म्स का मसला क्यों है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं सर? और दूसरा, टैक्स नेटवर्क तो शायद मसला नहीं रहा, हमने अपने टारगेट से ज्यादा अचीव किया है इस मर्तबा। तो एक तो समझने की ये बात है कि ये नहीं है कि टैक्स का निज़ाम जो है वो पॉलिसी लेवल पे भी, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी और इन्फोर्समेंट लेवल पे भी, इन सब जगहों पर ठीक होने वाला है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। फिर जो सेक्टोरली अगर आप देखें तो रिटेल और होलसेल जो कि वफाक का सब्जेक्ट है, उसको हम नहीं टैक्स कर पाते प्रॉपरली। कैपिटल गेन्स टैक्स, चाहे वो स्टॉक मार्केट पे हो चाहे वो प्रॉपर्टी पे हो, अगेन हम नहीं ले पाते। और जो सारा बोझ है टैक्स का वो हमने 45% मैन्युफैक्चरिंग पे और आप पे 38% ऑन द हायर इनकम, सैलरीड और नॉन सैलरीड पे डाला हुआ है। तो इसका जो पूरा रिवैम्प है, आई रियली होप कि कल हम देखेंगे जहां पे हम टैक्स की इंपोर्ट स्टेज पे भी कम करेंगे, टैक्स को मसावी भी बनाएंगे, और जो टैक्स की जो बेस है वो प्रोविंसेस में भी, आपने एक जिक्र किया एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये हमने प्रोविंसेस को देके एक तरह से आंखें बंद की हुई हैं कि हम ये नहीं लेना चाहते। और अब फिर IMF के साथ एंगेजमेंट के बाद हम इसमें जा रहे हैं। सो अगर एक रीवैम्प्ड टैक्स सिस्टम आप चाहते हैं मुल्क में जिसमें टैक्स रेट्स नीचे आ जाएं और ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये हॉरिजॉन्टल इक्विटी में टैक्स देना शुरू करें, आई थिंक दैट्स द रियल, जिसे कहेंगे स्पेस, जो कल हम ये काम कर सकते हैं। कल का जो बजट है वो ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है इसलिए कि स्पेस बहुत अवेलेबल है, एंड आई रियली होप कि हम उस तरफ मूव करेंगे। चलिए राजा कामरान साहब आपसे और डॉक्टर साजिद अमीन साहब, सर आपसे बस अब न्यूज हेडलाइंस के बाद आप दोनों से माजरत चाहेंगे, आपको शामिल गुफ्तगू साहब नहीं कर सके, अगले सेगमेंट में डिटेल में बात करेंगे। फरूख सलीम साहब सर आपका भी बहुत शुक्रिया, सरदार यासिर इलियास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और खाकान नजीब साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। एक मुख्तसर वक्फा न्यूज हेडलाइंस का, उसके बाद इस ट्रांसमिशन में बात करने जा रहे हैं। होप्स तो बहुत हाई हैं, लेकिन जिस तरह बात हो रही है कि सैलरीड क्लास के बारे में बहुत दिनों से डिबेट हो रही थी कि सबसे ज्यादा उनको कंपनसेट किया जाएगा, लेकिन उसके अलावा कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको कंपनसेट करने की जरूरत है, इसके ऊपर न्यूज हेडलाइंस के बाद तफसीलन बात करेंगे। न्यूज हेडलाइंस के बाद आपको हम इस खुसूसी ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। बजट तकरीबन 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है, और यकीनन 2025 का जो बजट है उसमें हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि एक तरफ IMF का दबाव है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम की तरजीहात हैं। यकीनन बहुत से सेक्टर्स में बहुत कुछ करना जरूरी है, लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास और हुकूमत के पास गुंजाइश कितनी मौजूद है। क्या खजाने में कुछ है भी ऐसा जो पाकिस्तान जो है वो उसको इसका इस्तेमाल कर सके, मुख्तलिफ जो आपके शोबे हैं उनको बेहतर तौर पर यूटिलाइज कर सके। लेकिन सवाल ये भी है कि पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त कर्जों के बोझ में इतना दब चुकी है कि आपकी जितनी भी आमदन हो, आपके अखराजात आमदन को क्रॉस कर चुके हैं। जहां आपकी आमदन कम है वहीं आपके अखराजात भी आपके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। लेकिन क्या इसका इदराक हुकूमत को है या फिर नहीं, ये वो तमाम चीजें हैं जिस पर बात करने की बड़ी जरूरत है। पिछले घंटे में FBR के रिफॉर्म्स की बात हुई, कितना रीस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है। हर साल IMF को हम ये लॉलीपॉप देते हैं कि हमने FBR में रिफॉर्म्स लेके आने हैं, इस मरतबा भी उनके साथ एग्रीमेंट में जाने से पहले ये एजेंडे के ऊपर मौजूद था, लेकिन FBR में रिफॉर्म्स वक्त की जरूरत है लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है। फिर हम बात करें कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है। जब बिजली के होशरुबा निर्ख होंगे, जब गैस के होशरुबा निर्ख होंगे, तो फिर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्लोरिश कैसे कर सकता है, वो इंटरनेशनल मार्केट को कॉम्पीट कैसे कर सकता है। ये वो तमाम चीजें हैं जो इस घंटे में हमने तफसीलन बात करनी है। और लास्टली एग्रीकल्चर के हवाले से बात करना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर यकीनन आपकी एक बड़ी बैकबोन नहीं, लेकिन आपका स्ट्रक्चरल बोन जरूर था। उसके ऊपर फोकस करने के बावजूद भी वो नताइज क्यों नहीं मिल रहे हैं,
इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और इस घंटे में मेरे साथ दानियाल अजीज साहब दोबारा शामिल होंगे और यकीनन इनसे भी कुछ चीज़ों के ऊपर सैरासल गुफ्तगू करेंगे। राजा कामरान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साजिद अमीन साहब मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है रिजवान रजी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तजियाकार भी हैं। तमाम पैनलिस्ट का दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। डॉक्टर साजिद साहब, सर आपसे आगाज़ करूँगी। पिछले घंटे में आप लोगों से हम गुफ्तगू नहीं कर सके थे आखिरी हाफ में। सर ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में बात हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से कि कितनी सहूलियात देनी चाहिए। पाकिस्तान जहाँ बात करता है उसके ऊपर पहले मैं चाहूंगी, हफीज पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक वजीर खजाना है, उनसे थोड़ा सा कमेंट ले लूं, फिर डॉक्टर साहब आपकी तरफ में आती हूँ। हफीज पाशा साहब, सर अगर आप मुझे सुन सकते हैं, ये फरमाइएगा कि इस वक्त की जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है, बज़ाहिर तो हुकूमत ने नंबर गेम के लिहाज से बेहतर पोर्ट्रे करने की कोशिश की है अपने आप को, लेकिन आप कहाँ ग्रेड करते हैं इस हुकूमत की पिछले एक साल की परफॉर्मेंस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर की आवाज थोड़ी बढ़ा दें। जी सर। बात यह है कि जो शरह नमू का जो एस्टिमेट दिया गया है वो सबसे अहम एस्टिमेट होता है इकोनॉमिक सर्वे में, और उसको बताया गया है कि 2.7% इस साल इंशाल्लाह हो जाएगा और पिछले साल 2.5% था। ये दोनों जो शरह नमू हैं ये बहुत कम है। पाकिस्तान के अगर आप पूरे 77 साल लें तो इनफैक्ट अब तो मेरे ख्याल से 78 इयर्स होने को आए हैं, आप उसमें देखें तो पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट 5.5 से 5% की रेंज में रहा है। तो ये शरह नमू पिछले साल इस साल का ये बहुत ही कम है और डिसअपॉइंटिंग है। दूसरी तरफ जो अलबत्ता जो अच्छी खबर है वो ये है कि अफरात ज़र की रफ्तार बहुत कम हो गई है। अब आप ये देखिए कि 23 तकरीबन 30% से गिर गिरा के 4.5% पे अब अफरात ज़र की रफ्तार है, जो कि मुनासिब है। बजट का परफॉर्मेंस बेहतर है। आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में एक अकाउंट में बेहतरी आई है, करंट अकाउंट में छोटा सा सरप्लस है, मगर आपका जो दूसरा अकाउंट है फाइनेंशियल अकाउंट वो बहुत कमजोर है। और दो बातें मैं और करूंगा जो इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दी जाती हैं मगर वो बहुत अहम है। एक तो गुर्बत का पैमाना, उसको वर्ल्ड बैंक ने पिछले दिनों बताया है कि 45% हो चुका है। ये 10 साल पहले 32% था, यानी कि बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। और बेरोजगारी पॉपुलेशन सेंसस 23 का कह रहा है कि तारीख का सबसे बुलंद लेवल है 22%। ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ था। सर पाशा साहब, अब आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं इससे तो सिर्फ मतलब मायूसी का जो एलिमेंट है सर वो फैल रहा है। यानी एक तरफ बेरोजगारी का नंबर है, फिर उसके साथ हम ग्रोथ रेट तो चलें, ये भी आई थिंक अफगानिस्तान या श्रीलंका या इस किस्म के ममालिक से अगर कंपेयर किया जाए तो ये हमारा ग्रोथ रेट है जो आपने 2.7% दिखाया था। लेकिन पिछले साल सर बात हो रही थी कि 3% से ऊपर जाएंगे हम। फिर ये जो हमारी डॉलर की स्टेबिलिटी है, रुपया मुस्तहकम होना है, ये जो हमने स्मगलिंग रोकी है, फिर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, ये तमाम चीजों से नताइज क्यों नहीं मिल सके सर हमें? इसलिए कि जिन चीजों का आपने जिक्र किया वो पूरी कामयाबी से मुकम्मल नहीं हो पाए। आपने स्मगलिंग का जिक्र किया है, अब मैं आपको क्या बताऊं कि तेल का जो सिलसिला है वो तो आपको बेहतर पता है। दूसरी तरफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमारे SIFC ने बड़ी कोशिश की, बेशुमार मेमोरेंडम्स ऑफ एसोसिएशन भी लिखे गए, एग्रीमेंट्स हुए, मगर पैमाना जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 2 अरब डॉलर, और इसमें इस साल कोई इजाफा नहीं है। तो इसलिए कुछ हद तक तो मायूसी का है माहौल, अब क्या करें। मगर ये कि बजट में परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की बेहतर रही है इस साल। रेवेन्यूज में अल्लाह के फजल से 30% इजाफा और बजट डेफिसिट को सिग्निफिकेंटली कम किया गया है। तो ये एक नुमाया कामयाबी है। और दूसरी जो कामयाबी है वो अफरात ज़र की रफ्तार में बेपनाह कमी।
ठीक। अच्छा, मैं हफीज पाशा साहब चाहूंगी आप कुछ देर हमारे साथ ही रहें, बाकी पैनलिस्ट को भी शामिल है, गुफ्तगू कर लें। डॉक्टर साजिद अमीन साहब, सर कुछ पहलुओं का जिनकी तरफ इशारा किया है हफीज पाशा साहब ने, सर ये फरमाएगा कि आखिर महंगाई बढ़ने की रफ्तार तो कम हुई है, लेकिन हम पिछले घंटे में भी यही बात करते रहे कि इसका जो रिलीफ है वो अवाम को नहीं मिल पा रहा। अभी भी कुव्वत खरीद जो है वो अवाम की कम से कम हो गई है। ये जो नंबर कोट किया जा रहा है बेरोजगारी का, 23% पे बेरोजगारी है, आपके ख्याल में क्या वजह क्या है कि हम कंट्रोल तो कर रहे हैं लेकिन उसके रिजल्ट्स आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे? जी साजिद अमीन साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? गालिबन साजिद अमीन साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। राजा कामरान साहब, सर अगर आप मेरा सवाल सुन सके हो, इशू क्या है सर कि हम क्यों महंगाई को तो कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन उसके जो नताइज है वो आवाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? सर अगर आप मेरा सवाल सुन सके हो। देखिए, आवाम तक उसके नताइज तो पहुंचे हैं। मैशत में जो जदीद मैशत है उसमें दो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, रफीक दादा साहब भी मौजूद हैं जो उसको सेकंड करेंगे कि एक इन्फ्लेशन होता है और दूसरा डिफ्लेशन होता है। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो कीमतों में इजाफे की शरह को कहते हैं, तो वो कंट्रोल में आया है। डिफ्लेशन हमें बहुत सी चीजों में नजर आया है। मिसाल के तौर पे हमें ईंधन की कीमतों में, खुसूसन पेट्रोलियम प्राइसिंग में हमें डिफ्लेशन नजर आया है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आटे की कीमत में नुमाया कमी हुई है। चावल जो है वो सस्ता हुआ है। जो स्टेपल फूड्स हैं हमारे, जो जी ठीक है, चलिए कुछ इशू है सर टेक्निकल। डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर साजिद अमीन साहब, जी डॉक्टर साजिद अमीन साहब, सर मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी, मेरी आपकी आवाज मुझे आ रही है। अच्छा सर मैंने सवाल किया था, वो गालिबन आप उस वक्त सुन नहीं सके थे, कि आपके ख्याल में ये जो महंगाई बढ़ने की रफ्तार है इसको तो हमने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन महंगाई कम होने का फायदा आवाम तक पहुंच नहीं पा रहा है। जो बेरोजगारी का नंबर आ रहा है 23%, जो इन्फ्लेशन हमारी है वो 47% पे चली गई है। सर ये फरमाइएगा कि आखिर वजह क्या है आपके ख्याल में? हम आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दे पा रहे एफर्ट्स करने के बावजूद? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के पास इस साल जो है ना, वो जो गुजरा है वो तीन चीज़ें थी जो उसको बैलेंस करनी थी। एक तो जो उनकी किसी भी गवर्नमेंट की ख्वाहिशात होती हैं, IMF का प्रोग्राम और आम आदमी की वेलफेयर, और सबसे ज़्यादा उसमें जो प्रिवेल किया वो ज़ाहिर IMF का प्रोग्राम था कि स्टेबलाइजेशन पे जाता है। जो कुव्वत खरीद होती है आम आदमी की, वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एक है कि आपकी कीमतें किस सतह पे हैं, और दूसरा ये होता है कि आपकी इनकम कितनी है। तो पिछले साल में हुआ ये है कि जो कीमतों की जो सतह है वो बहुत बुलंद रही है। जो 150 रुपए वाली चीज थी एक 1.5 साल पहले, वो 400 रुपए पे फर्ज किया चली गई, और वो 400 पे जाके स्टेबल हो गई है। अब वो 410 रुपए की हो गई पिछले साल में, या 415 रुपए की हो गई। लेकिन चीजों की कीमत बढ़ी है, लेकिन जो आमदन है वो उस तरह से नहीं बढ़ी, क्योंकि पिछले साल जो है वो टैक्सेस बहुत ज्यादा लग गए। अभी इससे पहले सेगमेंट में बात हो रही थी कि टैक्स हमारा प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है हमारा बड़ा कोर प्रॉब्लम है टैक्स। सबसे बड़ा सवाल यह है कि टैक्स कहां से आ रहा है। 60 से 65% आपका जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आ रहा है, GST से आ रहा है, आपका विद होल्डिंग टैक्सेस से आ रहा है, सारी चीजों से। एक ऐसा सिस्टम जहां पे तनख्वाहदार तबका एक्सपोर्टर से ज्यादा टैक्स दे, वो नॉन प्रोग्रेसिव है, वो रिग्रेसिव टैक्सेशन है। तो हमारे यहाँ तो पिछले साल एक तो आम आदमी पे टैक्सेस बहुत ज्यादा लगे। दूसरा, चूंकि हमने ग्रोथ को स्लो रखना था, स्टेबलाइज करना था, 12,000 अरब का जो टारगेट है हमने रेवेन्यूज का पूरा करना था, तो हर एक पे हमने टैक्स लगा दिया, लेकिन जो आमदन के जराए थे वो नहीं बढ़े। बिजली महंगी होने से कारखाने कारोबार बंद हुए, लोग बेरोजगार हुए, तो आमदनी में मजीद कमी हो गई। पाकिस्तान की आधी आबादी एग्रीकल्चर सेक्टर में रहती है, रूरल एरियाज में रहती है। इस वक्त वो सबसे, अगर इस तरह बुरी तरह से अगर कोई मुतासर शख्स है पाकिस्तान में, तो वो किसान है। तो आपकी आधी आबादी जो है रूरल एरियाज की, उनकी आमदन कम हुई है। उनकी जो गंदम पे काश्त की जो खर्च है वो उनकी आमदन से बहुत कम हुआ है। इन सारी चीजों ने मिला के आम आदमी की जो कुव्वत खरीद है उसको बहुत बुरी तरह से मुतासर किया है।
क्योंकि कीमतें हाई रही हैं, सिर्फ उनके बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, और वो भी रफ्तार इसलिए कम हुई है कि बेस बहुत ज्यादा है, कीमतें ऑलरेडी पीक पे टच कर चुकी हैं। इसको हम कहते हैं सीलिंग इफेक्ट, कि अगर आपका सर पहले ही छत पे लग जाए तो छत से ऊपर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर क्योंकि ऊपर छत है, लेकिन क्योंकि आप पहले ही पीक तय कर चुके हैं। तो पिछले साल कीमतें इतनी बड़ी हैं, 38% तक इन्फ्लेशन गया है कि वो चीज जो 12 महीने पहले 100 की मिलती थी वो 138 पे चली गई, और वो भी एवरेज है। खासकर जो फूड आइटम्स हैं उनकी कीमतें 40% तक चली गई थी आज 2023-24 में। इन सारी चीजों ने मिला के जो है वो आम आदमी की कुव्वत खरीद को मुतासर किया है। मैंने लास्ट ईयर भी कहा था कि ये जो बजट है आने वाला, पहला जो बजट था ये स्टेबलाइजेशन का बजट था। इस साल मेरे नजदीक सबसे अहम जो देखने वाला इंडिकेटर होगा कि आम आदमी को क्या रिलीफ मिलता है, और उसमें सबसे बड़ा ये होगा कि हम क्या रोजगार के मौके पैदा कर पाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, एसएमई सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, क्या हम रोजगार के मौके यूथ के लिए पैदा कर पाते हैं। अगर वो हम नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि आम आदमी के जो मसाइल हैं वो वैसे ही रहेंगे। ठीक, दो चीजें अगर आप मुझे इजाजत दे दें, डॉक्टर साहब क्विकली कर लें सर, मैंने बाकी जो लास्ट सेगमेंट में हुई, जी 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 सर। मुझे लगता है कि उस पे मुझे आप घर में बैठने के लिए ना पनिश कर रही हैं। पिछले पूरे घंटे में आपने मुझे 5 मिनट दिए हैं सर, चलिए सर आपको 2 और आप मिनट अभी भी और कह रही हैं जल्दी कर लें। 2 मिनट और दिए सर आपको। नेक्स्ट टाइम आई विल बी इन अरे स्टूडियो। सर बिल्कुल जबरदस्त होगा सर। 2 मिनट है, क्विकली कर लीजिए। दो जी चीजें, सर, जी नहीं इंटरनोट, 2 चीजें सिर्फ। एक जो जनरल स्टेटमेंट होती है वो मुझे लगता है हमारे आम कारीन के लिए, नाजरीन के लिए बड़ी रिस्की होती है। पिछले स्टेटमेंट में कहा गया कि जी जो आपकी जो डिसेंट्रलाइजेशन है, 18वीं जो तरमीम है वो मसला है। मेरा नहीं ख्याल कि 18वीं तरमीम मसला है। 18वीं तरमीम पे अमल दरामद जो है वो मसला है। एक अच्छी चीज पे अगर आप अमल नहीं करते तो उस चीज का कसूर नहीं है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। एनएफसी को हमें जो है वो बेहतर करने की जरूरत है, उस पर हमें जो है वो काम करना होगा उसको लेते हुए। दूसरा एक और था कि जी IMF है, जाहिर है वो हमारी प्रॉब्लम्स का हिस्सा नहीं है, बट ओवरऑल अब दुनिया में बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है कि जो मल्टीलैटरल्स हैं, IMF जैसे इदारे हैं, उनको भी अपनी जो लैंडिंग है उनको बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि जो पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं उनको ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबल बारोइंग वो करें, साथ ही साथ उनको रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग भी हो। और कर्ज के मसाइल से हम सिर्फ एक ही तरह से हल कर सकते हैं कि आप अपने रेवेन्यू साइड को स्ट्रॉन्ग करें, टैक्स कलेक्शंस को बेहतर करें, और एक्सपेंडिचर जो है उसको आप बेहतर करें। तो जब दोनों में आप इसको बेहतर करेंगे तो फिर जाके जो चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक, आम जो औरत है पाकिस्तान की, जब तक वो रोजगार में हिस्सेदार नहीं बनेगी, कोई भी मुल्क अपनी आधी आबादी को अपनी तरक्की में शामिल किए बगैर और 2.5% के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के साथ तरक्की नहीं कर सकता। चलें, मैं डॉक्टर साहब वापस आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा कामरान भाई, आपको भी थोड़ी सी सजा हमने दी हुई है, कराची में बैठ के आपसे भी बात नहीं हो सकी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट साजिद साहब रेस कर रहे हैं कि आपके ख्याल में ये जो 2 बुनियादी चीजें हैं, NFC पे जब भी, क्योंकि आपको पता है पीपल्स पार्टी NFC पे हमेशा यही कहती रही है कि हमारा हक हमें नहीं मिला, हमारा हक, और क्रेडिट 18वीं तरमीम का वो लेते हैं। आपके ख्याल में टेक्निकली ये सेम डिसीजन था, और इसके बाद सूबों ने कितना कंट्रीब्यूट किया? अगर आपको याद हो, खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो आपको याद था कि एक इन्होंने खत्म किया था फाटा को, उसके बाद ये कहा गया था सारे सूबे कंट्रीब्यूट करेंगे जी, उसको डोनेट करेंगे। वो आज तक पिछले 5-6 सालों में उसको 1 रुपया नहीं दिया किसी सूबे ने। तो हम ये इकदाम तो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम फिर जब पैसे देने की बारी आती है तो कोई भी अपनी जेब से जो है सुबह वो पैसे निकाल कर विफाक को नहीं देता है। देखिए, अगर हम अपने ओवरऑल बजट को देखें ना, तो उसमें विभाग और सूबाई हुकूमतों के बजट शामिल होते हैं। NFC का जो अवार्ड है उसमें नजरसानी की बिल्कुल जरूरत है। उसमें चूंकि ज्यादा हुकूमत की जो रकम है वो जा रही है सूबों को, हुकूमत जितने भी अपनी आमदनी को बढ़ा दे, वफाकी हुकूमत जब तक सूबाई हुकूमतें अपनी आमदनी नहीं बढ़ाएंगी वो NFC के वो नताइज हासिल नहीं हो सकते। नंबर 1 बात यह है। नंबर 2 बात यह है कि इस वक्त टैक्सेशन जो है वो सारा शहरी इलाकों का मामला है। आप मुझे बताइए कि कराची से बाहर, लाहौर से बाहर, इस्लामाबाद से बाहर और दीगर शहरों से, बड़े शहरों से बाहर
FBI में कहाँ दफातर मौजूद हैं, FBI में कहाँ जो है स्मॉल टैक्स पेयर यूनिट मौजूद है, लाड़काना में बता दीजिए, कहीं पे भी बता दीजिए, इतनी बड़ी वर्कफोर्स है FBI की, मगर वो मौजूद नहीं है। तो सारी हम टैक्सेशन जमा करते हैं शहरों से, और जो दही इलाके हैं वहां पे हमारी ज्यादा आबादी रहती है, वहां पे टैक्सेशन जमा नहीं होती। होता यह है कि बहुत से लोगों ने जरी जमीन ली हुई है, बड़े बड़े लोगों ने जरी जमीन ली हुई है, उसमें बैरिंग पड़ी हुई है, और वो अपनी जो टैक्स बचाने के लिए आमदनी का एक बड़े जरिए जो है वो जरिए आमदनी में जाहिर कर देते हैं, जिससे उनको बड़े पैमाने पर टैक्स छूट मिल जाती है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी कर रही है, एक हमारे टैक्स में बहुत बड़ा लकूना मौजूद है। अब जबकि हमने एग्रीकल्चर टैक्स लगा दिया है, तो उससे हमें मुमकिन तौर पे ये है कि ये एक चीज तो कम हो जाएगी। दूसरी बात ये है, देखिए टैक्सेशन की और इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मगर हम ये देखें कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त बेस इंडस्ट्री मौजूद नहीं है। हम जो भी इंडस्ट्री लगाते हैं वो इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री होती है, उसका रॉ मटेरियल बाहर से आता है। हमारे पास स्टील की बेस इंडस्ट्री, स्टील मिल थी, आज बंद पड़ी है। स्टील मिल के साथ तवाकी स्टील मिल बनी, निजी शोबे की स्टील मिल थी, उसके मामला हमने इस तरह से बिगाड़े कि वो भी बंद पड़ी है। आप मैं देखिए कि हमारे पास पेट्रोकेमिकल प्लांट मौजूद नहीं है, जिससे हम अपनी जो पेट्रो बेस्ड इंडस्ट्री है उसको बढ़ा सके। इसी तरह से हमारे पास फार्मा इंडस्ट्री है, मगर फार्मा इंडस्ट्री की जो उसकी बेस इंडस्ट्री है, जो बेस केमिकल बनाती है, वो मौजूद नहीं। तो हमने सारी एंड यूजर इंडस्ट्री तो लगा दी है, मगर उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास बेस इंडस्ट्री मौजूद नहीं है। हमें अपनी बेस इंडस्ट्री की तरफ जाना होगा, तभी हम सस्टेनेबल जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसकी तरफ जा सकेंगे। हमने अपने इदारों को तबाह किया है, हमने अपनी जो भी 60s और 70s की अचीवमेंट्स थी उसको यहाँ पर लाकर तबाह किया। बिल्कुल मैं हमीद बादशाह साहब से एग्री करता हूँ कि हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो 5% और औसत से ज्यादा थी, मगर इस वक्त जो है 2.7% है। मगर हम एक स्टेबलाइजेशन अरसे से गुजर रहे हैं, और उसमें हमें इसी तरह से ग्रोथ रेट पे एक हिट उठानी पड़ेगी, क्योंकि हमने देखा है कि 2000 से लेके 2023 तक 24 तक हम बूम और बस्ट साइकिल में रहे। हम 6% पे जाते हैं, फिर हम नीचे आते हैं, फिर हम 6% पे जाते हैं, फिर हम नीचे आते हैं। तो हमारे पास जो बेस इंडस्ट्री है वो मौजूद नहीं है। जब भी हम अपनी इंडस्ट्री को खुला हाथ देते हैं तो वो तेजी से इंपोर्ट करती है, और जब इंपोर्ट बिल हमारा तेजी से बढ़ता है तो वो हमारे ऊपर होता है। कामरान ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डॉलर कमाने की सर एक मिनट जी हमारे पास इस वक्त डॉलर कमाने के लिए तमाम इंडस्ट्रीज को जो हमने लोकल कंजम्पशन के लिए लगाई हुई है उनको टारगेट ये देने चाहिए, और उसकी टैक्स रिलीफ या किसी भी तरीके से कि वो अपनी 1% जो है उसको एक्सपोर्ट करें, ताकि हमारी इंडस्ट्रीज डॉलर कमाने का काबिल हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं रिजवान साहब आपको थोड़ा सा लेट शामिल गुफ्तगू करें, माजरत चाहूंगी, वो क्योंकि पिछले 2 कंटेस्टेंट्स हमारे रह गए थे। सर ये बताइएगा कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है, आप अरसे से इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इस पे कितना हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए? कुछ चीजें तो रियलिटी थी, हम डिफॉल्ट के दहाने पर थे, कुछ चीजों को हमने इंप्रूव किया, कुछ सेक्टर्स ऑब्वियसली हमारे से मिस हो गए या हम नहीं कर सके। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए थी सर गवर्नमेंट की, और आपको लगता है कि वो टारगेट्स अचीव हुए जो एक्सपेक्टेशंस थी इस हुकूमत से? देखिए, अगर हम मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र लें तो मेरी तवक्को से तो बढ़ के हुआ है। ख़ास तौर पे ये जो बिजली, गैस और पानी के शोबे के अंदर हमने 29% ग्रोथ शो की है। हमने जो डॉक्टर साजिद अमीन जैसे साथी से सीखा है वो यही है कि अगर जीडीपी आपकी 4% पे है तो पावर की डिमांड जो है वो 6% पे ग्रो करेगी। अगर हमारा जीडीपी 3.25% पे था तो पावर की डिमांड तो 4.25 के करीब ग्रो करनी चाहिए थी। ये 29% या 28-29% कैसे ग्रो कर गई? तो अगर ये ग्रो की है, वो कह रहे, क्योंकि प्राइसेस में भी इस दौरान इजाफा नहीं हुआ, बिजली की कीमत में तो निस्बतन कमी हुई है। अगर ये ग्रो की है तो इसका मतलब है कि वो फिर एलएसएम के अंदर या तो होनी चाहिए। हाँ, हमने 8% ग्रोथ शो कर दी है स्मॉल सेक्टर के अंदर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर, लेकिन एलएसएम की ग्रोथ हमारी जो है वो उतनी नहीं है जो ये पावर कंजम्पशन को इंडिकेट कर रही है। प्राइसेस के अंदर भी इजाफा नहीं हुआ, या स्टेबल रही है या मार्जिनली उसके अंदर कमी आई है। तो ये एक चीज मुझे समझने की है। अगर आप मुझे मौका देते तो हम डॉक्टर हफीज पाशा साहब से समझ पाते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें जो हैं वो मिस रिप्रेजेंट भी की जाती हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर बड़ी तबाही फिर गई और गंदम के किसान को 2200 अरब रुपए का नुकसान हो गया। अब मैंने यहाँ पे बैठे बैठे हिसाब लगाया है कि 3 करोड़ टन वैसे थी नहीं हमारी, 2 करोड़ 77 के करीब थी, लेकिन अगर हम 3 करोड़ टन भी लगा लें
और ये 75 करोड़ मन के करीब बनता है, तो ये हमारी कोई 1650 अरब रुपए की बनती है टोटल वैल्यू, और हमारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 2200 अरब रुपए का नुकसान हो गया। ये 1650 अरब रुपए में से 2200 अरब रुपए का नुकसान कैसे हो गया, ये वाली हिसाब मुझे समझ नहीं आता। लेकिन बहुत सारी ऐसी शोबे हैं जिनके अंदर अनएक्सपेक्टेडली स्टेबिलिटी नजर आई है, लेकिन जो एक खतरनाक स्टेबिलिटी मुझे नजर आ रही है या टारगेट को मीट करना, वो रियल स्टेट के अंदर है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हर लीगल और इलीगल पैसा जो है वो रियल स्टेट में जाके घूमना होता है और वहां से वो वाइट होके निकलता है और फिर वो दुनिया भर के अंदर चला जाता है। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो एसएमई की नई लॉट है, जो यंग एसएमईज हैं, वो यहाँ पे बैंकों से रनिंग फाइनेंस लेते हैं और दुबई में जाके प्रॉपर्टी के अंदर या यूएई के अंदर जाके प्रॉपर्टी में बकायदा इन्वेस्ट कर देते हैं। और ये वबा इतनी ऊपर गई कि हमारे नैब को बकायदा इश्तिहारात जारी करना पड़ गए कि यहाँ से पैसे लेके जाना और दुबई में इन्वेस्ट करना जो है वो इलीगल है। जाहिर है कि उनके पास लोकल ऑप्शंस कम हैं या कम होंगे, जिसकी वजह से वो ये काम करते हैं। लेकिन वैसे भी पैसा आपने रनिंग फाइनेंस के लिए जिस बिजनेस के लिए लिया है उसमें लगाइए। आपको अच्छा वहां पे चूंकि इस वक्त थोड़ा सा तेजी चल रही है, तो वो 6 महीने के अंदर 25 से 30-40% तक वो गेन करते हैं और डिस्पोज ऑफ करके और बड़े कामयाब बिजनेसमैन के तौर पे वापस ले आते हैं। और आखिरी बात, हमने अभी जंग लड़ी है और जंग का एक खर्चा होता है। नंबर 2, हमने इस चीज को भी मद्देनजर रखना है कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में भी हैं और एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हम अपनी ग्रोथ को नहीं बढ़ा सकते। इन दोनों सूरतों के अंदर अगर सिर्फ जो है वो मुंडा सीधा घर पहुंच जाए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इस दफा आपने बहस ही खत्म कर दी। पिछले लेवल पे मेंटेन कर सके जी, ठीक है। हमें सिर्फ लुक फॉरवर्ड करना चाहिए। ये जो पावर की ग्रोथ, कंजम्पशन के अंदर ग्रोथ आई है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, ये मुझे बहुत पॉजिटिव इंडिकेट कर रही है कि इस साल उसके इम्पैक्ट नहीं आया तो अगले माली साल। अच्छा रिजवान भाई, ये पॉइंट मैं चाहूंगी दानियाल साहब से, क्योंकि इसके ऊपर बात हुई थी हमारी जब ब्रेक थी। दानियाल साहब से 2-3 पॉइंट्स। एक तो ये जिस तरह बात कर रहे हैं पावर सेक्टर का, सर अगर रेट्स इतने ज्यादा होंगे बिजली के, गैस के, इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका फ्लोरिश कैसे करेगा? एक तो ये बताएं कि हम ये एक्सपेक्टेशंस कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर की वो ओवरकम कर सकते हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर के ऊपर जिस तरह ये बात कर रहे थे, पिछले साल भी कुछ क्रॉप्स हमारी खराब हुई थी, इस साल भी कुछ क्रॉप्स को हम सही फैसिलिटेट नहीं कर सके। आपके ख्याल में एग्रीकल्चर सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है? इन दोनों चीजों के ऊपर फोकस किया है गवर्नमेंट ने, नहीं किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे और एग्रीकल्चर सेक्टर पे? से मेरे ख्याल में जी जो ज़राअत का पेशा है, इसमें तो गवर्नमेंट ने खुद इसका बेड़ा गर्क किया है। उसकी वजह यह है कि आप सारा साल वादा करते रहे कि हम आपको 3,900 रुपये फी मन देंगे, और एन आखिरी दिन पे आके आपने उनको कह दिया कि जी हमने तो 1 टके की नहीं खरीदनी आपसे, ये आप मार्केट में जाके बेचें। और चेचा के अगर वो मार्केट के ऊपर छोड़े जाते तो और बात है, लेकिन अगस्त से लेकर के फरवरी मार्च तक जब कटाई हो भी गई थी तो शिप पे शिप जो है गंदम इंपोर्ट की गई, और ज़र मुबादला जो है वही पाकिस्तान के जो काश्तकारों को मिलना था वो बाहर के मुल्कों को, यूक्रेन वगैरह, इटली, जिधर से भी इन्होंने गंदम इंपोर्ट की वो दे दी। तो इसमें जो है एक बहुत बड़ी चोट जो है ना सिर्फ कुव्वत खरीद में, जो एग्रीगेट डिमांड है हमारा, जिससे हमारे छोटे मोटे बाजार वगैरह चलते हैं, शादियाँ होती हैं, लोग अपने रोज़मर्रा के खर्चे वगैरह करते हैं, बच्चों के लिए को एक्स्ट्रा घर को 2 कमरे बना देते हैं वगैरह, ये सारा सिलसिला जो है बेसिकली उस आमदनी से चलता है, और वो सारा तबाह कर दिया तो हमारा बिल्कुल एग्रीगेट डिमांड बैठ गया। और दूसरी बात यह है कि आने वाले फसल के लिए जो उनके पास कोई पैसे आने थे जिनके जरिए से उन्होंने उसकी खातर तवाज़ा करनी थी या उसको बड़ा करना था या उसके ऊपर इन्वेस्ट करना था, वो भी रह गए। तो ये उस वक्त भी इन्होंने सारों ने कह दिया था कि हमने तो स्टोर कर लिया गंदम और हम देखेंगे जब कीमत ऊपर आएगी, और हमने अगली दफा लगानी नहीं है। तो ये जो आप समझ सकते हैं कि बेड़ा गर्क हुआ, ये हुकूमत ने खुद किया है, बगैर किसी अच्छी पॉलिसी के तहत इसको प्लान करके ये चलते। एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा थोड़ा सा इससे हटके, और इसमें अभी भी वक्त है, अगर हुकूमत चाहे तो इन चीजों को बहुत बेहतर कर सकती है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ओवरऑल अंडर इन्वेस्टमेंट का शिकार है पिछले 40 बरस से, और दूसरे ममालिक जो है जिनका फैसलाबाद से भी कम, सर वो ट्रक भर के मतलब गन्ना लेके खड़े रहते हैं। पिछले साल के ये तस्वीर और वीडियोस थी ना, हमने देखे थे, उनसे कोई लेने वाला नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ इनपुट्स की, मैं बात कर रहा हूँ प्रोसेसिंग की, मैं बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की, तो ये वाटर यूसेज की, इस तरह की चीजों की। बहरहाल
جو میں اصل بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو میں آپ کو خبر دینا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اس دفعہ IMF نے مارچ میں ریویو کے دوران 7 خون معاف کیے ہیں اس حکومت کو, تو پھر ان کو قسط ملی ہے. یعنی ان کو جو ریونیو ٹارگٹ تھا وہ 622 ارب کم کر کے دیا, بلکہ ان سے پوچھا کہ آپ کا خسارہ کتنا ہے, انہوں نے کہا جی 622 ارب ہے, وہ سارا کا سارا معاف کر دیا, اور یہ کہہ دیا کہ جناب گروتھ نہیں ہوئی تو اس وجہ سے ہمیں یہ ٹیکس وصول نہیں ہوا. جبکہ وہی جو سیلریڈ کلاس ہے ان سے جو بجٹ کیا گیا تھا اس سے بھی کئی انہوں نے ٹیکس کلیکٹ کر لیا جو اسی گروتھ میں پھنسے ہوئے تھے, تو وہ پیسے پھر کہاں سے آ گئے. تو اس لیے یہ دال میں کالا لگتا ہے. اور اس کے بعد پھر تاجر دوست ایپ جو انہوں نے برابری کا اصول بنایا تھا, اس کا تو کوئی فائدہ نہیں, اور جو تاجر ایپ وہ بھی بنائی انہوں نے گئی ختم تھی. کیا. ایک منٹ ہے سنیں 2-3 باتیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ان کا تھوڑا بہت ریونیو آیا بھی ہے وہ تو اسٹیٹ بینک کے منافعوں سے آیا تقریباً 1 خرب اور کچھ روپے. تو اگر وہ بھی نہ آیا ہوتا تو پھر یہ کہاں کھڑے ہوتے. ابھی بھی اسٹیٹ بینک کے منافعوں سے پیٹرولیم لیوی کی مد میں اور دیگر ٹیکسز کی مد میں. میں ایک منٹ میں آپ کو کہنے کو یہ جا رہا ہوں کہ یہ تو اس ریویو کی حالت تھی. جو اگلا ریویو آ رہا ہے اس میں انہوں نے اتنے یہ سارے بوجھ جو ہیں یہ خود لے لیے, جس میں ایگریکلچر ٹیکس ہے, جس میں FBR کی ریسٹرکچرنگ ہے, جس میں ٹیکس نیٹ کی وائڈنگ ہے, جس میں مختلف قسم کے اور انہوں نے وعدے کر لیے ہیں. تو یہ سارے میرا نہیں خیال ہے ابھی سے یہ واضح آنی شروع ہو گئی ہیں فائنانس منسٹر صاحب کی کہ جی ہاں وی آر اسٹیئنگ دا کورس, وی آر اسٹیئنگ دا کورس. یہ وہ زبان ہم سننے کو آتے ہیں جب کورس سے ہٹنے کی طاقتیں جو ہیں وہ کورس سے ہلا رہی ہوتی ہیں, اور یہ اتنی طاقتور طاقتیں ہیں. خاص طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو کسٹم ٹیرف کو ہم کم کرنے جا رہے ہیں خاص طور پہ ان چیزوں کے اوپر جن کے لیے پروٹیکشن رہی ہے 40 سال سے, جیسے آٹوموٹیو سیکٹر ہے, کنزیومر ڈیوریبلز ہے, یہ تو مگر مچھے ہیں پاکستان کی اشرفیہ. کیا یہ تو ایک فائنانس منسٹر کیا 10 فائنانس منسٹر کھا جائیں گے چبا کے, ہڈی بھی نہیں ملے گی اس کی. تو یہ جو فائنانس منسٹر صاحب زبان بول رہے ہیں, میرا نہیں خیال, میں اعلانیہ آپ کے پروگرام پہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اگلی قسط IMF کی جو ملنے کو جا رہی ہے. اچھا, یہ جاتے جاتے آپ نے بڑا امپورٹنٹ بات کی ہے, پتہ نہیں اس میں کس مطلب کانٹیکس میں آپ کہہ رہے ہیں, لیکن راجہ کامران صاحب سر ہر مرتبہ IMF کی قسط کو تو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بہت ساری چیزوں کو تبدیل کر دیتے ہیں, لیکن سر آپ کراچی میں ہیں, اتنا بڑا انڈسٹریل سیکٹر, پورا پول ایک ایسا ہے جو کہ کراچی میں موجود ہے, ایک ٹیکسز کی صورت میں ایک بڑا پول کنٹریبیوٹ کرتا ہے یہ, لیکن ہر دفعہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم سے ریکمنڈیشنز لی جاتی ہیں, لیکن جب بجٹ آتا ہے تو وہ ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ سائٹ پر ہوتی ہیں, امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہوتی. کوئی پالیسی اگر بناتے ہیں تو بنانے کے بعد ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں یہ پالیسی کیسی ہے, اس سے پہلے کنسنٹ نہیں لی جاتی. اس مرتبہ آپ کے خیال میں خود وزیر اعظم صاحب نے بھی کراچی کا رخ کیا تھا, تاجروں سے ملے تھے, صنعت کاروں سے ملے تھے. آپ کو لگتا ہے سر کہ اس بجٹ میں کچھ کمپنسیٹ کرنے کی ان کو بھی کوشش, ان کے بھی جو مسائل ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے گا؟ دیکھیں ہم تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, بتائیے کہ ہم پر جب ٹیکس لگتا ہے تو ہم سے کنسنٹ لیا جاتا ہے, کہیں نہیں لیا جاتا. تنخواہ دار طبقے سے جب کنسنٹ نہیں لیا جاتا تو پھر تاجروں صنعت کاروں سے جب کنسنٹ لیا جائے, گورنمنٹ اپنی پالیسی بنائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو دانیہ نذیر صاحب بات کر رہے ہیں گندم کی, دیکھیے گندم پر ہم نے سپورٹ پرائس کے ذریعے اپنے کسان کو کاہل اور سست کر دیا ہے. وہ اپنی جو فی ایکڑ پیداوار ہے اس کو بڑھانے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے. مصر اور افریقن کنٹریز کے مقابلے میں ہماری جو فی ایکڑ پیداوار ہے گندم کی اور دیگر فصلوں کی آ رہی ہے, تو اگر ہم اس کو سپورٹ پرائس کے ذریعے اپنے کسان کو زندہ رکھیں گے تو وہ اس طرح سے نہیں چلے گا. ہمیں اپنی جو انڈسٹری ہے اس کو ماڈرنائز کرنا ہوگا. اس میں جو حکومت اور SIFT کے ذریعے جو گرین پاکستان انیشیٹو امپورٹنٹ ہے. دوسری بات میں آپ کراچی پر آ جاتا ہوں. دیکھیے کراچی پاکستان کی اکنامک ہب تھا اور اکنامک ہب ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکسیشن جو ہے اس وقت کراچی سے لی جاتی ہے. کراچی کی اگر ہول سیل مارکیٹس کی بات کی جائے, کراچی کی انڈسٹریز کی بات کی جائے اور کراچی کے دیگر شعبہ جات کی بات کی جائے تو کراچی کی سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے اس وقت پاکستان کی معیشت میں. اگر پاکستان کی معیشت سے کراچی کو نکال دیا جائے تو آپ کی پوری معیشت جو ہے وہ بیٹھ سکتی ہے. مگر اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ طویل عرصے سے یہاں پہ لوگوں کو وہ سہولتیں ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے. کراچی میں جو انڈسٹریل زون بھی بنانے کی بات کی جا رہی ہے اور انڈسٹریز کو نئی انڈسٹریز لگانے کی بات کی جا رہی ہے, وہ بھی جو ہے جائیداد اور ایسی پالیسیز کے ذریعے لگا جا رہی ہے جس میں زیادہ سے زیادہ ریئل اسٹیٹ ٹریڈنگ ہو. کراچی میں میں نے جیسے ابھی کہا کہ 2 انڈسٹریل پلانٹ بند پڑے ہیں جو
कि पाकिस्तान की मईशत को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं, मगर उसको चलाने के लिए ना पीपल्स पार्टी को ये इकदाम कर रही है, ना वफाकी हुकूमत इकदाम कर रही है। तो कराची शहर को बिल्कुल ही नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके जो सनती इलाके हैं, अगर आपको वहां पे जाना हो तो मजबूर है कोई भी ताजिर सनतकार जो कि वहां पे काम करता है, तो वो एक 4x4 और 4 व्हीलर गाड़ी लेकर जाए, क्योंकि वहां पे सड़कें इस काबिल नहीं है कि वहां पे आराम से जाया जा सके। तो कराची शहर में एक बेहतर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जिससे वर्ल्ड बैंक ने कराची को तकरीबन सालाना जो है $10 अरब की जरूरत है अगले 10 साल में। मैं कराची से हटके पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ। देखिए, हम इस बात पर गुफ्तगू कर रहे हैं मईशत पे, मईशत हमारी अच्छी नहीं है, इस बात पर हम सब एग्री करते हैं, और हम एक स्टेबलाइजेशन फेज से गुजर रहे हैं, इस पर भी हम सब एग्री करते हैं। हमने जो अपनी मईशत में नुकसानात उठाए हैं, उसके बाद अब हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो भी चीजें हुई हैं, उसमें बहुत सी चीजों में हमें बेहतरी नजर आई है, मगर मजीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, और हमें अपने आप को अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बनाना है तो हमें बेस इंडस्ट्री की तरफ जाना होगा, जिसमें एग्रीकल्चर बेस इंडस्ट्री, जो कपास की प्रोसेसिंग है, इसके अलावा जो मादनियात है उसकी प्रोसेसिंग की बेस इंडस्ट्री लगनी चाहिए। बहुत अरसे बाद जो है रेकोडेक पर काम कर रहे हैं, जिसमें माइनिंग की इंडस्ट्री जो है हमारी आ रही है। इसके साथ साथ हमारे पास जो रिफाइनिंग इंडस्ट्री होगी कॉपर की और गोल्ड की, वो भी आएगी। हमें इन तमाम, और इसके अलावा हमारे पास बड़ी मिकदार में आयरन ओर मौजूद है, इसकी भी हमें बीच इंडस्ट्री की तरफ जाना होगा। हम जमीन को जितना खोद कर निकालेंगे उतना ही हम ज्यादा कामयाब और बड़ी कौमें बन सकेंगे। इस हवाले से चीन की मिसाल है, ऑस्ट्रेलिया और दीगर मिसालें हमारे सामने हैं। बिल्कुल ठीक, बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें आपने रेज की हैं कि हमें बेस इंडस्ट्री तो करनी है, फिर माइनिंग का जो शोबा है वो भी ऑब्वियसली उसमें जो इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी आ रहा है, और अब कई दीगर प्रोजेक्ट्स भी हो रहे हैं, और उसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी काफी खुलकर सामने आ रही हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा रिजवान रजी साहब सर कि आपके ख्याल में हमने टारगेट तो किया बहुत सारी चीजों को, लेकिन एग्रीकल्चर पे हमने बात कर ली, इंडस्ट्रीज पर हमने बात कर ली है, लेकिन आपको लगता है कि जो कोर इशू है वो क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन। देखिए, हम अब बात कर रहे थे कि जी अखराजात हमारे ज्यादा होते हैं और आमदन कम होती है। सर, ये जो भी पाकिस्तान और भारत का एक जंगी सिचुएशन थी, उसमें आपको याद होगा हमने सैलरीज बढ़ा दी, वफाकी वज़रा की हमने लोगों की सैलरीज, मतलब ये कोई टाइमिंग थी ये सारी चीजें करने की? एक तरफ हम बात करें जी काबीना मुख्तसर होनी चाहिए क्योंकि अखराजात बहुत हैं, दूसरी तरफ हम काबीना भी बढ़ाते हैं और फिर उनकी सैलरीज और उनके पर्क्स भी बढ़ा देते हैं, तो इस तरह तो अखराजात कभी भी कम नहीं होंगे हुकूमत के। जी बिल्कुल, 18% इजाफा जी इस दफा हमने शो किया है हुकूमत की लागत के अंदर या हुकूमत के खर्चे के अंदर, जो कि अफराते ज़र से भी बहुत ज्यादा है। अफराते ज़र हमने कहा जी 4% पे रख लिए, हमने कामयाब हो गए, तो फिर ये इजाफा 4% होना चाहिए था, लेकिन वो 18 हुआ है। इसका मतलब है कि हम मतलब वो जो कहते हैं पंजाबी में कि पखों में नोट मार रहे हैं, ठीक है, पंखों के अंदर नोट मार रहे हैं, हम बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हैं। अच्छा, ये भी आईएमएफ का एक टारगेट था, दानियाल साहब ने जो निशानदेही की है, उन्होंने कहा था कि आप अपनी गवर्नेंस का साइज छोटा करेंगे और इसके अखराजात में कमी करेंगे, और इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हमने तकरीबन सरकार का मुंह चढ़ाया है। मैं यहाँ पे ये बात जरूर कहूंगा कि बहुत सारी बातें हम कमिट कर लेते हैं लेकिन आखिर में चुपके से वहां से फरार हो जाते हैं। बिल्कुल, जैसे आज नई मीर साहब जो हैं, जो कि ताजर दोस्त स्कीम के बड़े मदारुल महाम बने हुए थे, तो मैंने उनको ढूंढने की मैंने देखा कि वो आज जरा उनसे राब्ता किया जाए कि भाई आपने वो ताजरों से सैकड़ों अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करना था, ठीक है, तो पता चला कि उन्होंने स्टेटस लगाया हुआ है, वो बैरून मुल्क कहीं यूरोप के ठंडे मुल्क में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना स्टेटस लगाया हुआ था कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। यानी जिस बंदे ने ये सारी जिम्मेदारी ली थी और पिछली दफा बजट ट्रांसमिशन में बैठ के हमें बताया था कि जनाब इतने 100 अरब रुपया ताजर टैक्स देंगे, वो बेचारा भाग गया यहाँ से क्योंकि उसके पास कुछ बताने के लिए है नहीं। असल में बुनियादी तौर पे देखिए, हम एक ज़राई मुल्क है, ज़राअत यहाँ पे जरिया रोजगार नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है। और जब हम ज़राअत की बात करते हैं तो मुल्क की आधी आबादी की बात करते हैं। आपको अगर आईएमएफ के तहत तमाम एग्रीकल्चर की आउटपुट की डी रेगुलेशन करना थी तो उसको आपको बर वक्त बताना चाहिए था, जैसे कि दानियाल साहब ने फरमाया है कि बर वक्त बताया जाना चाहिए था। एक ही तो क्रॉप रह गई थी जिसके अंदर सरकार मौजूद थी, और वो क्रॉप वो है कि हम स्टेपल फूड के तौर पे
नॉर्दर्न एरियाज को जो सब्सिडाइज गंदम देते हैं वो भी खरीदनी होती है, और इस दफा हमने नहीं खरीदी। नंबर 2 के ऊपर हमने जो आजाद कश्मीर को 7 रुपए किलो या 8 रुपए किलो गंदम देना होती है वो भी खरीदना होती है, वो भी नहीं खरीदी हमने। वो प्रीवियस ईयर जो एक्स्ट्रा इंपोर्ट हो गई थी वही पड़ी रही हमारे उनके अंदर। अगला साल जो होगा इस हवाले से मुश्किल का साल होगा, क्योंकि रियल ओपन मार्केट कंपटीशन आएगा। हो सकता है सरकार वापस आए, ये अफवाज पाकिस्तान, नॉर्दर्न एरियाज और आजाद कश्मीर के लिए अच्छा, और मैं बलूचिस्तान के कुछ रिजवान साहब इसी पॉइंट को सर मुझे इसी पॉइंट को आगे बढ़ाने दें। डॉक्टर साहब से हमारा राब्ता पहले मुनक़ता हो गया था। ये फरमाएगा डॉक्टर साजिद साहब, सर ये एग्रीकल्चर इशू पे हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर एक तो क्विकली मुझे इस पे पहले ये जानना है कि हम एक साल कहते हैं जी हमने इतनी गंदम पैदा कर ली है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, फिर 6 महीने बाद पता चलता है कि गंदम खत्म हो गई। हम फिर चीनी बनाते हैं, हम कहते हैं जी इतनी चीनी है पाकिस्तान में, हम एक्सपोर्ट करेंगे, फिर चीनी का बहरान पैदा हो जाता है। एक तो ये सर कि ये पॉलिसीज बनाने वालों को ये नहीं पता होता कि हमारा यूजेज कितना है, कंजप्शन कितनी है पाकिस्तान में। दूसरा ये जो हमारे कोर जो हमारी क्रॉप्स हैं, कपास हो गई, गंदम हो गई, गन्ना हो गया, ये जो सारी चीजें हैं इनको फैसिलिटेट क्यों नहीं किया जाता है? आपके ख्याल में वजह क्या है? हम इस इंडस्ट्री को फ्लोरिश क्यों नहीं कर पाए अभी तक? जी, मेरा ख्याल ये बड़ा ही अहम सवाल है, और ख़ासकर आपने ये जो पूछा ना कि क्या इनको नहीं पता होता, ऑनेस्टली नहीं पता होता। हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट प्लानिंग होती है वो 8 से 10 साल पुराने डेटा पे हो रही होती है। हमारे पास आज भी जो डेमोग्राफिक सर्वे हमारा है, यूथ मुल्क है, 60% की हम बात करते हैं, उनका जो लेटेस्ट डेमोग्राफिक सर्वे है वो 2019 का है हमारे पास, 18-19 का। पिछले 6 साल से उसी के ऊपर जो है वो हमारी प्लानिंग चल रही है। इसी तरह हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, कौन कहाँ पे जॉब कर रहा है, क्या कर रहा है, हमारे पास डेटा 5-6 साल पुराना है, कुछ डेटा उससे भी ज़्यादा पुराना है। तो हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट प्लानिंग होती है वो बड़ी सादा सी है कि पिछले साल इसको कितना दिया था, अब 7-8% बढ़ा दो। अगर पिछले साल इसने खर्च नहीं किया था तो इसका कम कर दो, बगैर ये जाने कि वो क्यों खर्च नहीं हुआ था। तो नंबर 1 तो यही है कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हमारी जो प्लानिंग है वो बिल्कुल तुक्के की बेस पे हो रही होती है, जस्ट गेस्टिमेट्स की बेस पे हो रही है। तो उस वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आज 2025 में अगर आप अपनी यूथ के लिए कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं, आपके पास पाकिस्तान में कोई नेशनली रिप्रेजेंटेटिव यूथ सर्वे नहीं है। नंबर 1, जो एग्जिस्टिंग डेटाज हैं वो भी 5 से 6 साल पुराने हैं। तो वो बच्चा जो आज से 5 साल पहले 13 साल का था जब आपने उसका डेटा रिकॉर्ड किया है, अब वो 18 साल से ज़्यादा का हो गया और आपके पास लेटेस्ट डेटा नहीं है, वो क्या कर रहा है। नंबर 2 मेरा ख्याल है आपका जो बड़ा इससे पहले एक बड़ा अहम सवाल था कि हमारा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है। हमारा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यह है कि हमारी पॉलिसी का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हमने आज से 10 साल बाद जाना कहाँ है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो बजट होता है वो बेसिकली एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है कि हम कहाँ जाना चाह रहे हैं। हमारा जो सारा बजट है वो सिर्फ एक इंडिकेटर पे बन रहा है कि रेवेन्यू का टारगेट कहाँ से पूरा करना है, डेफिसिट को कहाँ से कम करना है। हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है वो डेवलपमेंट के लिए बन ही नहीं रही है। हम सिर्फ कहते हैं पीएचडीपी के लिए 1000 बिलियन साइड पे रख दो, वो भी किसी को कुछ प्रोजेक्ट्स दे दो, कुछ स्कीम्स दे दो, वो उसके लिए होता है। जो डेवलपमेंट है जहाँ पे आपने प्राइवेट सेक्टर को गाइड करना है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे आप आए, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हमारा बजट वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड ही नहीं करता है। और यही है जो आप कह रही हैं, जो एग्रीकल्चर में भी होता है कि एक साल हम सरप्लस क्रॉप प्रोडक्शन हो जाती है, अगले साल हमारे पास कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। बिल्कुल, हमारे पास डेटा नहीं है कि कब कितना खरीदना है, कब कितना इंपोर्ट करना है। तो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी की जो डायरेक्शन है वो नहीं है। उसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमिक गवर्नेंस का जो सिस्टम है, फिस्कल पॉलिसी हो गई, बाकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गई, ट्रेड पॉलिसी, बस अभी भी देखें हम बात कर रहे हैं कि हम आईटी इकोनॉमी बनना चाह रहे हैं। अगर आप जो हमारे इस वक्त के प्लान्स हैं उनको देखें, लेकिन हम आईटी के लिए अगले साल में बजट को कम कर रहे हैं क्योंकि शायद पैसों की जरूरत कहीं और पड़ गई होगी। तो हमारा जो इकोनॉमिक गवर्नेंस है उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत शॉर्ट विजन है। वो महीनों की बात करता है, ज्यादा से ज्यादा 12 क्वार्टर की बात करता है कि बस रेवेन्यू का टारगेट हम अचीव कर लें। तो मुझे लगता है कि जब तक हम इकोनॉमिक पॉलिसी का एग्जैक्ट टारगेट नहीं रखते और फिर पूरी की पूरी बजट को या इकोनॉमिक पॉलिसी को उसकी तरफ डायरेक्शन नहीं देते, नहीं होती, तो हमारे ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो रहेंगे, नहीं सॉल्व हो सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं वापस आती हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। दानियाल साहब, आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे सर कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट, आखिर देखें ना, ये भी एक बड़ा फैक्टर है
जिस तरीके से सर बात करें शॉर्ट टर्म विजन के साथ हम चलते हैं, साल ब साल क्या मंसूबा होना चाहिए उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहते हैं, 10 साल बाद या 50 साल बाद तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते। सर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त इतनी ज्यादा है, मतलब 23% के, ये पूरा फिगर ही उड़ा दिया इस आज की सर्वे रिपोर्ट में से, वजह क्या है सर? इतने लोग बेरोजगार क्यों हैं हमारे नौजवान? हम बात ये कर रहे होते हैं कि जी 50% से ज्यादा यूथ है पाकिस्तान में, तो उस यूथ को यूटिलाइज तो करना है। इसमें वजह ये जी हमारी हुकूमतों की बेहिसी है। ये मैं आपको बता दूं कि 1963 से मुतवातर हर साल ये लेबर फोर्स सर्वे होता था जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स करती है। वो लेबर फोर्स सर्वे तमाम जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी के शोबे हैं, जो उसकी एज ग्रुपिंग है, जो उसके इलाकाई अदाद व शुमार हैं, वो सारे के सारे बयान करता है। यानी आप ये समझ लें कि एक बेरोजगारी का एक्सरे है पाकिस्तान का, और उसके ज़रिए से फिर आप प्लान बनाते हैं ये देख सोच के कि कहाँ कहाँ आपने क्या करना है। तो पाकिस्तान की जमातें 1920-21 में इमरान खान साहब ने चूँकि 10 करोड़ नौकरियों का वादा कर रखा था और वो नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने इसको अनप्लग कर दिया था, ये हुआ ही नहीं सर्वे। फिर उससे अगले साल जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई उन्होंने भी नहीं करवाया। फिर उससे अगले साल जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई उन्होंने भी कहा अच्छा इसको पड़ा ही रहने दें, बजा खामखा हमें जो है ना मुंह की खानी पड़ेगी। और इसकी वजह से जो सारा इंटीग्रेटेड नेशनल अकाउंट्स होते हैं जिनमें अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर अहम एक कैलकुलेशन का हिस्सा होता है, सारों का आपस में रब्त होता है तो नाप तोल होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता तिलकता गया और ये जो मर्जी बताते रहे क्योंकि वो सारे एस्टिमेट्स थे और लेबर फोर्स सर्वे तो हुआ नहीं। अब आके आईएमएफ ने इनको कहा है कि अगर आप लेबर फोर्स सर्वे नहीं करवाएंगे तो हम फिर आपसे काम नहीं कर सकेंगे। तो अब ये मतलब पुरजोर उनकी अपील के ऊपर, यानी इनकी अपनी रजामंदी कोई नहीं है कि ये वाकई तो, और ये घटिया जो है ना ये लैपटॉप बांटते हैं, सस्ती शोहरत वाले प्रोग्राम, ये समझते हैं कि ये बड़ा कमाल कर रहे हैं। अगर इतना कमाल कर रहे हैं तो बताएं फिर अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर। अभी हफीज पाशा साहब ने आपको बताई है 22%। लास्ट जुलाई 2024 में वर्ल्ड बैंक ने आपको 10.3% बता दिया था, इस वक्त 8.5% IMF कोई एक फिगर भी सर एक्यूरेट नहीं है, मतलब सब फ्लक्चुएट पाकिस्तान 5.5% बता रही है, यानी और अब उसको गायब ही कर दिया है ये जान के कि अगर वो छापेंगे तो ये एक मजाक बन जाना है, क्योंकि सारी नेगेटिव ग्रोथ है। पिछले साल भी इस साल भी 2.5 और पॉपुलेशन ग्रोथ 2.55% है, तो कैसे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बेहतर हो रही है? नहीं हो सकती। खराब तर और इतनी खराब हो रही है कि अभी अगर आप वेबसाइट पे जाएं जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है तो उसमें कम से कम वो मान रहे हैं कि 11% है। हाँ, लेकिन तो ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, लास्ट फ्यू मिनट्स से माजरत चाहूंगी मैं, कामरान भाई ये फरमाइएगा कि बहुत सारे मसाइल में एक मसला ये भी है कि हम जो इलीगल या स्मगलिंग का जो एक फैक्टर है उसको भी कंट्रोल नहीं कर सके पाकिस्तान में, स्पेशली कराची की या लाहौर की जो इंडस्ट्रीज हैं सर, वहां पे एक मसला और भी दरपेश है कि जो स्मगलिंग का माल आ रहा है उससे लोकल मार्केट को बड़ा इंपैक्ट हो रहा है। अब ये भी एक सवाल है सर जिसपे आई डोंट नो आज इस पे सर्वे में इस पे बात हुई है नहीं हुई है, जो सिगरेट्स की बात हो रही है कि जो इसमें स्मगलिंग का एक एलिमेंट है या इलीगल मैन्युफैक्चरिंग है, उससे तकरीबन 300 अरब रुपए का नुकसान इस इंडस्ट्री को भी हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि इस स्मगलिंग या इलीगल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से जिनके ऊपर वेटेज या वजन पड़ रहा है कि वो अपनी प्रॉफिट को भी अब कमा नहीं पा रही हैं, वो इंडस्ट्रीज अब बहरान का शिकार हो रही हैं? आप क्या समझते हैं सर कराची को मद्देनजर रखते हुए? जी कामरान में मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलें, आवाज मेरे ख्याल है कुछ टेक्निकल इशूज की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया। राजा कामरान साहब हमारे साथ मौजूद थे, रिजवान रजी साहब, डॉक्टर साजिद अमीन साहब और दानियाल अजीज साहब। यकीनन इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ इस हुकूमत ने जो 2024 से 2025 में करने के वादे किए थे कुछ तो अचीव कर लिए, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो कि अचीव करना भी बाकी है। अब कल जो बजट पेश किया जाना है, आया कितना बड़ा इम्तिहान हो सकता है न सिर्फ इस हुकूमत का बल्कि अवाम का भी, ये तो कल ही बताएगा। लेकिन ये जरूर वाज़ेह है कि IMF की पाबंदियों के साथ रहते हुए इस वक्त की हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि कुछ ना कुछ अवाम के लिए गुंजाइश पैदा की जा सके, लेकिन वो किस हद तक होगी, मुख्तलिफ सेक्टर्स को कितना फैसिलिटेट किया जा सकेगा, ये तो कल के बजट के साथ ही पता चल सकेगा। इस ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।